हेलो स्टूडेंट्स। सपोर्ट मटेरियल की हमारी ये जो सीरीज है क्लास 11th की ज्योग्राफी की, इसकी पार्ट 1 मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। आशा है बच्चों आपने पार्ट 1 वीडियो देख ली होगी। पार्ट 2 वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं वायुमंडल का संगठन एवं संरचना से। इससे पहले की बातें हमने सभी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ज़रूर आपको वो बातें समझ में आ रही होंगी। रैपिडली तरीके से वो पढ़ाई गई हैं, लेकिन एक बारीकी से आपको समझाने की वहाँ पर कोशिश की गई है। ज़रूर देखिएगा बच्चों, डेफिनेटली 100% मैं कह रहा हूँ, 100% आपको इस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो बढ़ते हैं बच्चों वायुमंडल के बारे में। सबसे आसान चैप्टर में से बोलूँगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं, वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं। प्लस हम ये भी जानेंगे कि वायुमंडल का संगठन क्या है, क्योंकि हेडिंग चैप्टर का नाम ही यही है, संगठन। तो प्रश्न बनता है कि वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है। बताइए, इस कथन की पुष्टि कीजिए। वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है, तो आप बताओगे यस यस। वायुमंडल की जो ऊपरी परत है ना, उसमें गैसों का अनुपात बदलता रहता है। ये बात तो सत्य है कि वायुमंडल गैसों से मिलकर बना है, और जो ऊपरी परत है ना उसकी, वो गैस, उसमें गैसों का अनुपात क्या होता है, चेंज होते रहता है। वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती है सर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन काफ़ी आवश्यक है, किनके लिए? मनुष्यों के लिए, जंतुओं के जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बात करें इसकी CO2 की, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, पार्थिव विकिरण की कुछ भाग को क्या कर लेती है, सोख लेती है। पार्थिव विकिरण अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे, पार्थिव विकिरण के बारे में। फिलहाल आप इस शब्द को यहीं पर रखिए, थोड़ी सी देर में आ जाएंगे हम उस टॉपिक में। तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या है, उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अभी ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ओजोन गैस, एक और गैस वायुमंडल में पाई जाती है, वो है ओजोन गैस। और ओजोन गैस पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। और आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों कि ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन जो लेयर है ना, ओजोन लेयर परत, वो कौन से मंडल का हिस्सा है? समताप मंडल का हिस्सा है। और ये फिल्टर का कार्य करती है। फिल्टर का कार्य मतलब सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेटिक रेडिएशन है, पराबैंगनी जो किरणें हैं, उनको क्या करती है, ये अवशोषित कर लेती है। कौन? ओजोन गैस। ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या सर इससे इसके अलावा भी इसमें गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में? हाँ बिल्कुल पाई जाती हैं, अभी आपको नहीं पढ़ना है। और भी निष्क्रिय गैसें वो पाई जाती हैं। निष्क्रिय गैसें आपने शायद 9th-10th में पढ़ा होगा साइंस में, कि निष्क्रिय गैसें किन्हें कहते हैं, इनर्ट गैसेस। इनका कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है, गैस वायुमंडल में है लेकिन उसका कोई रिएक्शन होने वाला, उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा। वायुमंडल के संगठन की संक्षेप में व्याख्या करनी है हमें। अभी तक हमने जाना कि वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा वायुमंडल में जलवाष्प भी, वायुमंडल में धूल कण भी पाए जाते हैं। यानी कि वायुमंडल कुछ गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बना है। आइए जानते हैं पहले गैसों के बारे में। वायुमंडल की गैसों का ज़्यादातर भाग जो है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बच्चों याद करना है, इसका परसेंटेज भी 78.08। और जब हम कोई चीज़ फैक्ट याद करते हैं ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ याद करना चाहिए, अन्यथा वो बोझ होगा और वो हमें याद होगा ही नहीं। अगर ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ याद करेंगे, यस याद होना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है वो जन्म जन्मांतरों तक याद रहेगा। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 20.95% ये है। इसके अतिरिक्त मुख्य गैसें क्या हैं? कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं इसके अलावा? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ओजोन। अभी मैंने आपसे बताया था निष्क्रिय गैस, तो एक निष्क्रिय गैस का नाम है आर्गन। सभी गैसों का अपना महत्व है। ये गैसें जिस निश्चित अनुपात में हैं वहाँ बना रहना चाहिए। लेकिन सर हर एक गैस का अपना महत्व होता है बच्चों, हर एक गैस का अपना महत्व होता है और ये बनी रहनी चाहिए। अगर आप कहोगे कि सर निष्क्रिय गैस का कोई रोल नहीं है तो उनको हटा दो, नहीं नहीं, उनका भी अपना महत्व वहाँ पर है। जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है। वायुमंडल में जलवाष्प जो है वो कितना है, वो डिपेंड करता है उस इलाके की क्लाइमेट पर, उस इलाके की जलवायु पर। जलवाष्प जो है वो क्या काम करता है सर बताइए? जलवाष्प बच्चों सूर्य ताप का कुछ भाग सोख लेता है। सूर्य ताप अभी पढ़ने वाले हैं, सूर्य ताप क्या होता है, इंसोलेशन क्या होता है।
सूर्य से प्राप्त होने वाली जो किरणें हैं वो सूर्यताप है, और जलवाष्प क्या है, वो सूर्य ताप का कुछ भाग सोख लेता है। सर कैसे सोखता है? सूर्य से निकलने वाली जब किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो उससे पहले वो वायुमंडल की परतों से होते हुए गुजरती है, तो वायुमंडल में जलवाष्प भी पाया जाता है। तो ये जलवाष्प क्या करते हैं, सूर्य की किरणों को सोख लेते हैं और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को भी ग्रहण करती है। पृथ्वी से जो ताप उत्सर्जन होता है, यानी कि जो ताप रेडिएशन होता है, तो उसे भी क्या कर लेगी, ये जलवाष्प सोख लेगी। मतलब एक ओर से ये सूर्य से निकलने वाली किरणों को सोखती है, दूसरी ओर से पृथ्वी से निकलने वाली जो ताप है उसे भी सोख लेती है या ग्रहण कर लेती है। इस तरह ये पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म होने देती है और ना ही अधिक ठंडा होने देती है, और ये कंबल की तरह कार्य करती है। धूलकण धूलकण जो है वो आर्द्रता को ग्रहण करने का केंद्रक माने जाते हैं। मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को ग्रहण करने के लिए केंद्रक का कार्य करते हैं। कौन? धूलकण। और इस तरीके से ये बादलों के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये वायुमंडल की संरचना है बच्चों। वायुमंडल की संरचना के 3 बड़े घटक हैं। बोलो बच्चों, बताइए, कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए, ईमानदारी से कमेंट करिए। पहला है गैस, दूसरा क्या है, दूसरा बताइए क्या है, जल्दी बताइए, अभी पढ़ा था हमने, बताने की कोशिश करिए, कमेंट में करिए, लिखिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में धूल के कणों का क्या महत्व है? वायुमंडल में धूल के कणों का क्या महत्व है? तो धूल कण अभी हमने पढ़े, तो उसमें डिटेल में पढ़ा नहीं था, तो यहाँ अलग से प्रश्न बताया गया है, अलग से इसका आंसर है। आइए समझते हैं। वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जो वायुमंडल है उसमें वायु की गति के कारण धूल के कण इधर से उधर उड़ते रहते हैं। ये धूल के कण के स्रोत जो है ना, अलग अलग हैं। इनके स्रोत जो हैं, सोर्स जहाँ से धूल आ रही है उसके सोर्स अलग अलग होते हैं। इन धूल कणों में सर क्या क्या होता है? इन धूल कणों में मिट्टी होती है, और क्या होता है, धूल होती है, और समुद्र का नमक होता है। ओके, धुएं के कालिक होते हैं। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ के धुएं में कालिक होता है, सॉरी, यहाँ के धूल कणों में क्या होता है, धुएं की कालिक होती है। राख और उल्कापात के कण भी होते हैं। राख तो आपको पता ही होगा, जहाँ डेड बॉडीज को जलाया जाता है, तो वहाँ की वायुमंडल की परतों में तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादातर राख के कण ज़्यादा मौजूद होंगे। उल्कापात के कण भी होते हैं। उल्कापात मतलब जो बाहर से जो उल्काएं आती हैं, इस तरीके से वो भी एक उनके कण भी वायुमंडल में आपके विसर्जित हो जाएंगे, और हमें देखने को मिलेगा कि वो धूल कणों में मिल गए हैं। तो ये सब धूल कणों का हिस्सा है। आज तक आप शायद आप लोगों ने सोचा ही होगा, आम लोग यही सोचते हैं कि धूल कणों में क्या है, लेकिन कुछ लोग जानते भी हैं कि ये धूल कण में धुएं के कालिक भी है, समुद्र का नमक भी है, राख भी है, ये सब। नंबर 2, धूल कण से बादल बदलते हैं, बादल बनते हैं। धूल कण से बादल बनते हैं, ध्यान देना, यही धूल कण बादल बनाते हैं, और इन बादलों से फिर आगे क्या होती है, वर्षा होती है। बादलों से फिर आगे क्या होती है बच्चों, वर्षा होती है। धूल कण, तीसरी बात हमें याद होनी चाहिए कि धूल कण सूर्यताप को रोकते हैं, सूर्यताप को रोकने की काम करते हैं, और उसे परावर्तित करने का भी कार्य करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जलवाष्प भी ऐसे ही करता है, लेकिन वो क्या करता है, सूर्यताप को अवशोषित कर लेता है, वो परावर्तित नहीं करता। लेकिन धूल कण उसे परावर्तित भी करते हैं, परावर्तित भी करते हैं, यानी कि वापस भी भेज देते हैं। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, कौन, धूल कण, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्य के उदय के समय और सूर्य के अस्त होने के समय क्या करते हैं, आकाश में लाल और नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास की किसमें, साइंस में, कि क्या होता है, जो प्रकाश वाला चैप्टर है, लाइट वाला, उसमें पढ़ा होगा किस तरीके से लाइट का क्या होता है, वितरण होता है, और किसकी वजह से, इन धूल कणों की वजह से, और आकाश में लाल रंग दिखाई देने को मिलता है। परावर्तन, अपवर्तन, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी आपने। आगे देखिए, क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है? वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं। सबसे नीचे की परत क्षोभ मंडल कहलाती है, नीचे की परत क्षोभ मंडल कहलाती है। आइए बताते हैं कि ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। पहला, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल बनना, जैसे कि वर्षा, और जैसे कि संघनन, ये सब चीज़ें घटित होती हैं। संघनन का मतलब क्या है? संघनन का मतलब है, जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि धूल कण बाद में बादलों का निर्माण करते हैं, तो ये सब संघनन की प्रक्रिया से होता है। दूसरा, इस समस्तर में, समस्तर का मतलब है इस लेयर में धूल कण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जलवाष्प और धूल कणों के बारे में। ये धूल कण और जलवाष्प जो होते हैं क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं।
तीसरा, इस समस्तर में, इस लेयर में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। ध्यान देना बच्चों, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे वायुमंडल में, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तापमान भी, टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, जिससे संतुलन बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है। अब जानते हैं कि वायुमंडल की संरचना क्या है, और यदि ये प्रश्न आता है तो आपको चित्र जरूर बनाना चाहिए। कभी वो पूछे भी नहीं तो आपको ये 5 जो वायुमंडल की परतें होती हैं उनके बारे में बताना चाहिए। तो वायुमंडल की जो 5 परतें हैं उसमें सबसे पहला आता है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी औसत ऊंचाई जो होती है, एवरेज जो हाइट है इसकी, वो 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है। अगर हम ध्रुवों पर देखें, यानी कि पोल्स पर, कितने पोल होते हैं बच्चों बताइए? 2 पोल होते हैं पृथ्वी पर, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? मात्र 8 किलोमीटर होती है, 8 किलोमीटर होती है। ऋतु और मौसम से संबंधित घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं। इस लाइन का मतलब है कि बादलों का निर्माण, वर्षा, ये सब चीज़ें इसी परत में होती हैं। वर्षा और बादलों का निर्माण समताप मंडल में नहीं होता है। इसके बाद जो अगली परत आती है समताप मंडल, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। और ये परत मानव के लिए क्या है? काफ़ी उपयोगी है। समताप मंडल की अगर हम बात करें तो 50 किलोमीटर तक इसका एरिया फैला हुआ है और इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक कोई तापमान में, कोई टेम्परेचर, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान देना बच्चों, ये जो समताप मंडल है ना, इसकी जो इलाका है वो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन 20 किलोमीटर तक, इसके जो निचला भाग है 20 किलोमीटर, वहाँ तक इसमें तापमान में कोई चेंज नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है। इसीलिए इसको समताप मंडल भी कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। जबकि इसके ऊपर अगर हम देखें, इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। फिर तापमान में क्या होती है? वृद्धि, यानी कि इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित है। अभी हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर कौन से मंडल का हिस्सा है, तो वो है समताप मंडल। और ओजोन गैस का क्या महत्व है? ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तीसरी परत है मध्यमंडल, मेसोस्फीयर, और इस परत का विस्तार जो है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। और इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। सर, तापमान में गिरावट अभी एक जगह और हमने देखी थी बच्चों, कहाँ देखी थी बच्चे बताइए, कहाँ देखी थी? ये देखी थी क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में भी हमने यही पढ़ा कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होती, कमी होती जाती है। फिर हमने पढ़ा कि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है एक समय के बाद, एक हाइट के बाद 50 किलोमीटर। और फिर यहाँ पर हमने पढ़ा कि मध्य मंडल में फिर से तापमान में क्या हो रही है? कमी हो रही है। आयन मंडल की बात करते हैं। इस परत का विस्तार 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है और यहाँ उपस्थित गैस के कण विद्युत अवशोषित होते हैं, विद्युत आवेशित होते हैं, यानी कि ये विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। और ये आपने पढ़ा होगा, ये साइंस का ही से है। आयन, धनायन और ऋणायन, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। आयन मंडल पृथ्वी से भेजे जाने वाली जो रेडियो तरंगें हैं ना, उनको परावर्तित कर देती हैं और पृथ्वी पर वापस भेज देती हैं। तो इस तरीके से आयन मंडल का भी बहुत बड़ा महत्व है, किसमें? सूचना और संचार में। आगे है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल है। क्या है? बहुत ही विरल है, जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में क्या होती है? विलीन हो जाती है। तो यानी कि बाह्य मंडल एक समझिए आप अंतरिक्ष का ही हिस्सा हो गया। यहीं से हमें अंतरिक्ष की शुरुआत देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये 5 क्या हो गए? लेयर हो गए। आइए आते हैं अगले चैप्टर में, जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, हीट बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे और टेम्परेचर के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करेंगे यहाँ पर वायुमंडल को लेकर क्या है। वायुमंडल सूर्य ताप की अपेक्षा पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म क्यों होता है, ये बताने की कोशिश आपको समझनी होगी। क्या ये प्रश्न पूछ रहा है? वायुमंडल जो है वो सूर्य ताप की अपेक्षा पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म क्यों होता है? पहले तो आपको समझना होगा कि सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी को, वायुमंडल को उतनी गर्म नहीं करती हैं जितनी कि पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है। तो क्यों होता है? तो इसके 3 कारण हैं। पहला है, सूर्य से प्राप्त होने वाला जो विकिरण होता है ना, वो लघु तरंगों के रूप में होता है, जिसे वायुमंडल क्या कर लेती है? सोख लेती है। वायुमंडल क्या कर लेती है? सोख लेती है? नहीं सोख पाती। लघु तरंगों के रूप में होता है, जिसे वायुमंडल सोख नहीं पाता है, सोख नहीं पाता है। सर, अभी तो आपने बताया था कि जलवाष्प सोख लेता है, लेकिन पूर्णतः नहीं सोख पाएगा, पूर्णतः नहीं सोख पाएगा।
दूसरा, यह सौर विकिरण भूतल पर पहुंचकर पृथ्वी को गर्म करता है। तो जब अगर वायुमंडल इसको नहीं सोख पा रहा है तो फिर ये सौर विकिरण कहाँ तक पहुंचेगी? पृथ्वी तक पहुंचेगी और पृथ्वी को गर्म करेगी। अब पृथ्वी से फिर निकलेगी दीर्घ तरंग। दीर्घ तरंग ये ऊष्मा दीर्घ तरंगों के रूप में निकलती है, जिसे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेती है। और फिर इस तरीके से वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। वायुमंडल गर्म होता है। तो पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण को हम कहते हैं क्या? पार्थिव विकिरण। और ये दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक ताप कौन से कटिबंध में मिलता है और क्यों? स्पष्ट करना है हमें। अगला प्रश्न है इसमें, सर्वाधिक ताप कौन से कटिबंध में मिलता है और क्यों? सर्वाधिक ताप, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कौन से कटिबंध में मिलता है? तो सबसे ज़्यादा ताप जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में हमें देखने को मिलता है। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर। इसके क्या कारण हैं? इसके क्या कारण हैं? पहले तो आपको समझना होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें मरुस्थलों में देखने को मिलता है। ये तो आपको भली बात ही पता होगा। बस इस मरुस्थलों का टाइप याद कर लेना, उपोष्ण कटिबंधीय। इसके निम्न कारण हैं। पहला है, यहाँ यानी कि इन इलाकों में मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। यदि हम कह रहे हैं किसी इलाके में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर मेघों के आच्छादन यानी कि मेघों का जो बिछाव है वो बहुत कम होगा। दूसरा, शीत ऋतु में मध्य और उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की तुलना में कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। अगर हम बात करें इन्हीं इलाकों पर जहाँ ये उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल वाले इलाके हैं, यहाँ विंटर सीजन में होता क्या है और ये जो समर सीजन, अगर इन दोनों की हम कंपेयर करें तो विंटर सीजन में यहाँ पर कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। विकिरण कम प्राप्त होता है विंटर सीजन में, जबकि जो समर सीजन है, ग्रीष्म ऋतु है, उसमें विकिरण ज़्यादा प्राप्त होता है। विकिरण ज़्यादा प्राप्त होता है। ये विकिरण का मतलब क्या है? सूर्य विकिरण से है। तो आपको ये भी समझना होगा कि उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल किन अक्षांशों पर पाए जाते हैं। ये मध्य और उच्च अक्षांशों पर हमें देखने को मिलते हैं। मध्य और उच्च अक्षांशों पर, निम्न अक्षांशों पर देखने को नहीं मिलते। निम्न अक्षांशों का मतलब क्या है? विषुवत रेखा के आसपास, 0 डिग्री के आसपास वाला इलाका। मध्य अक्षांश का मतलब वही हो गया 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा से आगे से ऊपर कहने का मतलब है। अगला है तो प्रश्न, वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं, किन्हीं तीन को स्पष्ट करना है। तो पहला तरीका है किस तरीके से वायुमंडल गर्म होती है, ठंडी होती है। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला है चालन, और दूसरा है संवहन, और तीसरा है अभिवहन। सबसे पहले हम जानेंगे चालन के बारे में। चालन क्या होता है? चालन किस तरीके से गर्म करती हैं? जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, यानी कि दो पिंड हैं, मान लीजिए दो पिंड हैं और उनका टेम्परेचर अलग अलग है। दो पिंड हैं, उनका टेम्परेचर क्या है? अलग अलग है, और वो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? संपर्क में आ रहे हैं। इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री, मान लीजिए, और ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये 20 डिग्री वाला ज़्यादा गर्म होगा, ये 10 डिग्री वाला कम गर्म होगा। तो 20 डिग्री से जो ज़्यादा गर्म वाला है, यहाँ से ठंडे पिंड की तरफ ऊर्जा क्या होगी? फ्लो होगी। ऊर्जा फ्लो होगी ऐसे, जब तक कि, और कब तक होगा? जब तक कि दोनों का जो तापमान है, इस पिंड का और इस पिंड का तापमान जो है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। कैसा होता रहेगा? कि गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा प्रवाहित होती रहेगी। पृथ्वी के वायुमंडल की निचली सतह इसी कारण क्या होती है? गर्म होती है। हमने अभी पढ़ा था, बच्चों बताइए क्या पढ़ा था? कि वायुमंडल जो है वो पार्थिव विकिरण के द्वारा क्या होता है? ज़्यादा गर्म होता है। पार्थिव विकिरण तो किस तरीके से? देखिए, ये वायुमंडल की परत है और ये हमारी धरती की सतह है। धरती की सतह है। तो पहले गर्म ये वाली लेयर होगी। पहले ये वाली जो लेयर है वो गर्म होगी, क्योंकि सूर्य प्रति इस तरीके से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा ना, पृथ्वी की सतह से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, तो ये लेयर पहले गर्म होगी। और ये लेयर जो है इस लेयर की तुलना में ज़्यादा, ये लेयर इस लेयर की तुलना में क्या है? ज़्यादा ठंडी है। ये ठंडी है और ये क्या है? गर्म है। तो बताइए, गर्म से ठंडे की ओर क्या होगी? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और इस तरीके से कब तक होता रहेगा? जब तक ये दोनों लेयर का तापमान जो है वो बराबर ना हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो निचली परत है वो चालन के द्वारा क्या होती है? गर्म होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्थिव विकिरण के द्वारा किस तरीके से वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल की परत जो है वो गर्म होती है। अब आते हैं संवहन में।
संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में क्रमशः लंबवत ऊष्मा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। लंबवत का मतलब है वर्टिकल यानी कि सीधे। संवहन प्रक्रिया गैसीय तथा तरल पदार्थों में होती है, गैस और तरल, ठोस में नहीं होगी। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। आगे, किसी गैसीय या तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। तो संवहन क्या कहेंगे, संवहन ठोस में नहीं होगी, तो यहीं से इसकी परिभाषा बन जाएगी कि कोई भी गैस की ये पदार्थ, गैस का कोई पदार्थ, ये गैसीय पदार्थ है या कोई तरलीय पदार्थ है, उसके एक भाग से दूसरे भाग की ओर जब ऊष्मा का संचार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। आगे देखते हैं अभिवहन। अभिवहन क्या होता है? इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। अभी हमने पढ़ा कि वर्टिकल हो रहा था, अभी तक हमने पढ़ा वर्टिकल ऊष्मा का क्या हो रहा था, संचार हो रहा था। तो जब ऊष्मा का संचरण जो होता है वो लंबवत होता है यानी कि वर्टिकल होता है, बच्चों उसे क्या कहते हैं, बताइए तो बताइए, जल्दी बताइए। सर इसे हम कहते हैं संवहन। संवहन में क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह जो होता है वो लंबवत होता है यानी कि वर्टिकल होता है। जबकि यदि ऊष्मा का संचरण क्षैतिज दिशा में हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अभिवहन कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिवहन कहेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। तो इस तरीके से जो ऊष्मा का संचरण होता है ये होता है मध्य अक्षांशों में। ओके, वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती हैं। अब हमें एक और बात यहाँ पर बताई गई है, ये जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ना, पोलर एरिया, वहाँ भी ऊष्मा का संचार जो होता है वो इसी तरीके से होता है। ऊष्मा संचार कैसे होता है, वहाँ जो ऊष्मा का संचार होता है ना, वो उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार होता है। उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र होते हैं ना वो गर्म होते हैं। क्या होते हैं, गर्म होते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्र क्या होंगे, ठंडे होंगे। तो किस तरीके से, ये ग्लोब है और ये उष्ण कटिबंध है, ये 0 डिग्री वाला इलाका है, और ये क्या है बच्चों, ये पोलर एरिया है। तो ये इलाका ज़्यादा गर्म है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण जो होती है लंबवत पड़ती हैं, ये इलाका सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ से ऊष्मा का संचरण क्या होगा, ध्रुवों की ओर होगा। तो ये जो संचरण हो रहा है ना बच्चों, ये हो रहा है क्षैतिज। क्या हो रहा है, क्षैतिज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इस तरीके से। अगर ये लंबवत होता तो हम इसको अभिवहन नहीं कहते। अभिवहन किसे कहते हैं, जब लंबवत ऊष्मा का संचरण होता है, और ये मध्य अक्षांशों में होता है। आगे देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये ग्लोब है, और ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा जाती है वो 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा के दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और इसके ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की उपस्थिति ज़्यादा है, यहाँ महाद्वीप कम है, यहाँ महाद्वीप क्या है, कम है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, महाद्वीपों का विस्तार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है। अब हमसे ये कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का प्रभाव हमें स्पष्ट करना है। यहाँ पहली बात, ये प्रश्न एक बार और समझिए, तापमान पर महासागरों का प्रभाव बताना है। तापमान पर महासागरों का प्रभाव यानी कि महासागर किस तरीके से टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, ये हमें बताना है। पहली बात, यहाँ समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समांतर होती हैं। यहाँ जो समताप रेखाएं होती ना, ये जो दक्षिणी गोलार्ध वाला इलाका है, समताप रेखाओं का मतलब है, नाम से पता चल रहा है, समान टेम्परेचर वाली काल्पनिक रेखाएं। ये जो रेखाएं होती ना, ये अक्षांशों के समांतर होती हैं। अक्षांश भी क्या होते हैं, क्षैतिज होते हैं। इसी तरीके से ये अक्षांश रेखाएं हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध वाला इलाका है यहाँ भी अक्षांशों के समानांतर ही क्या होती हैं, समताप रेखाएं होती हैं। आगे, इन रेखाओं में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता कम तीव्र होती है। अगर हम बात करें इन समताप रेखाओं की, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में इनमें भिन्नता हमें कम देखने को मिलती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में देखोगे ना तो समताप रेखाओं में हमें ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है, तीव्रता। आगे देखिए, यानी कि समताप रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में कम तीव्र होती हैं, ये ध्यान देना। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में जो भिन्नता है ना वो कम तीव्र होती है। 20 डिग्री से 10 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 35 डिग्री
45 डिग्री दक्षिण अक्षांश तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्या होती है, समानांतर पाई जाती है। अब लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये ग्लोब है, फिर से देखिए ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री वाली रेखा है, ये 0 डिग्री वाली रेखा है। 35 डिग्री आप मान लीजिए ये 35 डिग्री है और यहीं पर हम मान लेते हैं ये 45 डिग्री है। लेकिन हम इसमें एक काम करिए, हम तो इसमें किसको दिखाएंगे, हम इसमें दक्षिणी गोलार्ध को दिखाएंगे, अभी हम उत्तरी गोलार्ध को दिखा रहे थे। ये मान लीजिए ये 0 डिग्री है और यहाँ पर 35 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करेंगे। तो ये अक्षांश रेखा है, 35 डिग्री वाली अक्षांश रेखा और ये 45 डिग्री वाली अक्षांश रेखा। तो 20 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं जो होती हैं वो इन्हीं के बीच में जाती हैं, ये ध्यान देना। 20 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, कितनी बड़ी बात है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, न्यून है, केवल 20 डिग्री ये समताप रेखा है। 20 डिग्री वाली और 10 डिग्री वाली और 0 डिग्री की समताप रेखा है वो 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश, यहाँ तक कि 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके समानांतर ही पाई जाती हैं, ये ध्यान देना। तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का प्रभाव हमें स्पष्ट करना था। तो 3 बातें यहाँ पर बता रखी हैं, ये देख लेना बच्चों एक बार। सूर्य ताप में होने वाली विभिन्नता के कारकों का हमें विवेचन करना है। सूर्य ताप, ये सूर्य ताप क्या है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है उसको हम सूर्य ताप कहते हैं। और ये किस तरीके से, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, तो इसके हमारी बुक में 5 फैक्टर दे रखे हैं। पहले तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी जैसे लट्टू घूमता है अपने अक्ष पर, ऐसी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। दूसरा, सूर्य की किरणों का नतिकोण, सूर्य की किरणों का नतिकोण, सूर्य की किरणों का नतिकोण का मतलब है ये पृथ्वी है और ये सूर्य से आने वाली किरणें हैं, तो ऑब्वियस बात है ये 0 डिग्री वाले इलाके पर एकदम 90 डिग्री यानी कि सीधे पड़ती हैं, जबकि बाकी जैसे जैसे ध्रुवों की ओर हम जाएं तो ये तिरछी होती जाती हैं, ये और ज़्यादा तिरछी होती जाती हैं। इसी को कहा जाता है सूर्य की किरणों का नतिकोण, सूर्य की किरणों का नतिकोण। अब बताइए बच्चों, बताइए तो सूर्य से तो इस इलाके में सूर्य से प्राप्त होने वाला जो विकिरण है वो 0 डिग्री पर तो ज़्यादा पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर रेखा क्या हो रही है, सीधी आ रही है, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्यताप ज़्यादा मिलेगा। जबकि ध्रुवों की तरफ सीधे सीधे इधर की हम बात करें, ये जो सूर्य विकिरण है, ये सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी हो जाती हैं। तो तिरछी किरणें जो होती हैं वो कम टेम्परेचर पर पड़ेंगी, यानी कि तापमान यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तापमान यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सर तिरछी सीधी का मतलब बताइए, ये टॉर्च है ना, टॉर्च को अपने आंखों के सामने लगाइए, अगर सीधा लगाओगे तो ज़्यादा आएगा ना, तिरछा लगाओगे थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ेगा। तो यही हाल है, अगर सीधी रेखाएं होंगी सूर्य की किरणें तो वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाएंगी, अगर तिरछी होंगी तो टेम्परेचर को क्या करेंगी, कम करेंगी, टेम्परेचर वहाँ पर कम होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, इसे भी समझने की कोशिश करें। पृथ्वी देखो अपने अक्ष पर घूमेगी तो तभी तो, ये सूर्य की किरणें है ना, ये सूर्य की किरणें हैं मान लीजिए, और पृथ्वी घूम रही है यूं ही अपने अक्ष पर, तो तभी तो हर एक पार्ट को अलग अलग, तभी तो ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन, तो हर सीजन में टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो कैसे होगा, अगर पृथ्वी स्थिर होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले ईसाइयों का यही कहना था कि पृथ्वी स्थिर है क्योंकि पापों से भरी हुई है, पापों से भरी हुई है। तो पता नहीं कैसे सोचती उनकी। आगे, वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल की पारदर्शिता। जी हाँ, वायुमंडल में धूल कण जितने ज़्यादा होंगे सूर्यताप उतना कम होगा, और जितना वायुमंडल क्लियर होगा, धूल कण कम होंगे, पॉल्यूशन कम होगा, सूर्यताप उतना ज़्यादा होगा। तो चौथा है स्थल विन्यास, स्थल विन्यास भी होता है। पहाड़, अगर पहाड़ी संरचनाओं में देखें तो हमें सूर्यताप जो है वहाँ कम देखने को मिलता है, जबकि मैदानी इलाकों में हमें सूर्यताप ज़्यादा देखने को मिलता है। दिन की अवधि, यस, यदि दिन की अवधि बढ़ जाती है तो सूर्यताप भी ज़्यादा होता है, और दिन की अवधि कब बढ़ती है, समर सीजन में, और विंटर सीजन में यानी कि शीत ऋतु में दिन की अवधि कम हो जाती है तो सूर्यताप भी उस समय कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या है प्रश्न। पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का हमें वर्णन करना है। अब हमें बताना है कि पृथ्वी के धरातल पर तापमान एक जैसा क्यों नहीं है, क्यों ऐसी वजह है, बताइए। कारक बताने हैं, कारक यानी कि फैक्टर बताने हैं। पहला कारक है अक्षांश, क्या है, अक्षांश है, लैटिट्यूड है। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। सूर्य ताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। आइए समझते हैं इस लाइन का मतलब। ये फिर से हम बताते हैं, ग्लोब है,
ये 0 डिग्री की रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री वाली रेखा है, 23.5 डिग्री 23 डिग्री हाफ, ये कर्क रेखा कहलाती है उत्तरी गोलार्ध में। और ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री वाली मकर रेखा जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। अब मान लीजिए ये अक्षांश रेखा, ये मान लीजिए अब देखिए ये सूर्य है और सूर्य की रोशनी जो है, मैंने बताया किरण जो है वो 0 डिग्री वाले इलाके पर सीधी पड़ती है, और जबकि ध्रुवों पर ये किरणें क्या होंगी, तिरछी होती जाएंगी और ज़्यादा तिरछी होती जाएंगी। तो ये डिपेंड किस पर करेगा, अक्षांशों पर। आई ना बात, यानी कि जो तापमान है वो किस पर डिपेंड करता है, अक्षांशों पर निर्भर करता है। क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि जो सूर्य से निकलने वाली जो विकिरण है, जिसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं सूर्य ताप, हम जान चुके हैं क्योंकि सूर्य ताप की जो मात्रा होती ना, मात्रा वो अक्षांशों के अनुसार होती है, अक्षांशों के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। सूर्य ताप की मात्रा में अक्षांशों के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। सर अक्षांशों के अनुसार भिन्नता का मतलब क्या है, 0 डिग्री वाले अक्षांश पर सूर्य ताप ज़्यादा होगा और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो सूर्य ताप कम होता जाएगा। यानी अक्षांशों के अनुसार सूर्य ताप की मात्रा में कम यानी भिन्नता देखने को मिलती है। इस तरीके से किसी भी स्थान का जो तापमान होता है वो अक्षांश पर निर्भर करता है कि वो जो स्थान है किस अक्षांश पर स्थित है। आगे देखते हैं, उत्तुंगता या ऊंचाई, ऑल्टीट्यूड। उत्तुंगता अभी हमने पढ़ा कि समुद्र तल नीचे से ऊपर अगर हम बात करें, यहाँ देखिए वायुमंडल जो होता है ना, वायुमंडल हमने पढ़ा कि नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। अभी तो हम पढ़ भी चुके हैं नीचे से ऊपर लेयर कैसे गर्म होती है, बताइए वो कौन सा तरीका है कि नीचे से ऊपर गर्म होती है वायुमंडल की परत। यही कारण है कि समुद्र मल के पास, समुद्र मल नहीं है, समुद्र तल के पास या समुद्र तट के पास के स्थानों पर तापमान अधिक होता है और ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान क्या होता है, कम होता है। ये मल नहीं है बच्चों, ये तट है, तट, समुद्र तट। आप देखते होंगे मुंबई वाला इलाका, ये हमारा साउथ इंडिया वाला हिस्सा है मान लीजिए, और ये मुंबई वाला इलाका है, इधर ही गोवा मान लीजिए आप। तो इन दोनों इलाकों के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर उतना ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, तापमान अधिक देखने को मिलेगा, और ऊंचे वाले भाग पर जो तापमान क्या होता है वो कम होता जाता है। सर अभी आप कहोगे सर गलत पढ़ा रहे हो आप, अभी तो हमने पढ़ा है कि समुद्र तट के आसपास वाले इलाकों पर न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन बच्चों अभी उस वाले केस को आप छोड़िए, अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि समुद्र तट के आसपास वाले इलाकों पर हम बात कर रहे हैं, इन इलाकों की बात। थोड़ा सा और आगे जाएं, ये इधर आपको जो टेम्परेचर होगा ना वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि अगर तुम ऊंचाई के साथ बढ़ते जाओगे, यहीं पर अगर पहाड़ भी होंगे ना इधर साइड में, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। आप देख ही सकते हो ना, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं पर तापमान कम होता है। आप मध्य प्रदेश में ही चले जाओ, मध्य प्रदेश में टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएँ भी तो हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं नहीं, अमरकंटक का पर्वत देखिए तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। आगे देखिए, समुद्र से दूरी किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा बड़ा कारक होता है समुद्र से उस स्थान की दूरी। समुद्र से जितना ज़्यादा दूर होगा इलाका उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, हमें टेम्परेचर में भिन्नता देखने को मिलेगी। स्थल की अपेक्षा समुद्र जो होता है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि जो लैंड वाला एरिया है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म भी हो जाता है। तो समुद्र के जो निकट वाले क्षेत्र है ना, वहाँ पर स्थल समीर और समुद्र समीर का प्रभाव होता है। अभी हमने पढ़ाया, अभी मैंने बताया कि गोवा और जो मुंबई वाले इलाके हैं, समुद्र तटीय इलाकों पर हमें न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर समुद्री समीर और स्थल समीर का प्रभाव होता है। कभी हवाएं जो होती हैं समुद्र से तो कभी हवाएं स्थल से क्या होती, प्रवाहित होती हैं। पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। और जबकि जैसे जैसे हम समुद्र से दूर चले जाएंगे तो ये जो टेम्परेचर है ना ये बहुत ज़्यादा विषम हो जाता है। क्या हो जाता है, विषम, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। वायु संगति और महासागरीय धाराएं, ऑब्वियस बात है, महासागर जो है ना, महासागर में जो पानी होता है ना एक जगह तो स्थिर रहता नहीं है, वो प्रवाहित होते रहते हैं। ये महासागर की जो धाराएं हैं ना, इसलिए इनको धाराएं कहते हैं, ये एक इलाके में तो स्थिर रहती नहीं है। तो इन धाराओं को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, या तो ये गर्म होंगी या तो ये ठंडी होंगी। तो यदि कोई गर्म महासागरीय धारा है किसी इलाके से गुजर रही है तो वहाँ के तापमान को बढ़ा देगी, और यदि कोई ठंडी महासागरीय धारा है और जिस इलाके से जाएगी उस इलाके को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। ध्यान देना।
आगे बढ़ते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण और प्रतिलोम का मतलब क्या है। व्युत्क्रमण यानी कि उल्टा क्या होता है। देखिए, वैसे तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती रहती है टेम्परेचर कम होता जाता है, ये हमने पढ़ा था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है टेम्परेचर कम होता जाता है। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा, हमने पढ़ा क्षोभ मंडल में। हमने पढ़ा क्षोभ मंडल में कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर कम होता जाता है। लेकिन व्युत्क्रमण इसका उल्टा होगा। ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को व्युत्क्रमण कहते हैं। ऊंचाई बढ़ेगी और तापमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसे हम व्युत्क्रमण कहते हैं, व्युत्क्रमण कहते हैं। ओके, यानी कि इस व्युत्क्रमण का मतलब क्या है। व्युत्क्रमण का मतलब क्या है कि ठंडी वायु जो है वो धरातल के नज़दीक होगी और गर्म वायु जो है वो ऊपर होगी। ठंडी वायु नीचे होगी और गर्म वायु ऊपर होगी, क्योंकि हमने बताया कि ऊंचाई के साथ बढ़ते बढ़ते क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो ठंडी हवा नीचे होगी और गर्म हवा क्या होगी, ऊपर होगी। यह है व्युत्क्रमण, यह है व्युत्क्रमण। तुम कहोगे सर हाँ हाँ मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। कहाँ सर, पहाड़ी क्षेत्रों में देखा था मैंने कि वहाँ ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर गर्म हो जाता है और नीचे देखो तो और ज़्यादा ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब ऐसा होता है। लंबी रातें होनी चाहिए, लंबी रातें होनी चाहिए। पृथ्वी दिन के समय ताप ग्रहण करती है, इसकी वजह क्या है, पृथ्वी दिन के समय क्या करती है, टेम्परेचर को अवशोषित करती है और रात के समय वो जो है टेम्परेचर को छोड़ती है। रात्रि के समय तापमान छोड़ने से पृथ्वी ठंडी हो जाती है तथा उसके ऊपर की जो वायु है ना वो अपेक्षाकृत नीचे वाली वायु से गर्म रहती है, क्योंकि उस समय रात को जो पृथ्वी है वो टेम्परेचर को क्या कर रही है, छोड़ रही है। स्वच्छ आकाश, आकाश जो होना चाहिए वो साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। भौमिक विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंडा होने के लिए स्वच्छ अथवा मेघ रहित का होना अति आवश्यक है। भौमिक विकिरण का मतलब है पृथ्वी की विकिरण। तो यदि हम कहें इस विकिरण के द्वारा पृथ्वी के ठंडा होना चाहिए, यदि पृथ्वी ठंडा होने, रात को पृथ्वी ठंडा होती ना, तो इसके लिए स्वच्छ क्या रहना चाहिए, वायुमंडल रहना चाहिए। मेघ रहित क्या होना चाहिए, आकाश रहना चाहिए, बादल नहीं रहने चाहिए। मेघ विकिरण में बाधा डालते हैं, मेघ क्या करते हैं, विकिरण में बाधा डालते हैं, क्योंकि भौमिक विकिरण होगा रात को तो विकिरण क्या, जो मेघ होंगे वो क्या कर लेंगे, विकिरण को अवशोषित कर लेंगे और हमें ज़्यादा गर्म महसूस होगा। ठीक है, मेघ विकिरण में बाधा डालते हैं और पृथ्वी और उसके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। शांत वायु, शांत वायु, वायु कैसे होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। वायु के चलने से क्या होगा, जो आसपास के इलाकों के बीच है वो ऊष्मा का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान होगा। यदि वायु मूवमेंट करते रहेगी तो एक इलाके से दूसरे इलाके में ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, जिससे नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाएगी और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं होगा। ये नियम फिर लागू नहीं होगा कि नीचे की वायु ठंडी होगी ऊपर की वायु गर्म होगी, ये नियम फिर लागू नहीं हो पाएगा। वायु को शांत होना चाहिए, वायु को मूवमेंट नहीं करना चाहिए। चौथी शर्त है शुष्क वायु, वायु शुष्क होनी चाहिए, क्योंकि वायु अगर शुष्क होगी तो उसमें ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। यदि वायु जो है वो पूरी तरीके से शुष्क नहीं होगी, आर्द्र होगी, आर्द्र होगी, यदि वायु आर्द्र होगी, आर्द्र वायु का मतलब है उसमें ऊष्मा ग्रहण करने की अब क्षमता नहीं रह गई है, जितनी ऊष्मा उसने ग्रहण करनी थी वो कर ली। तो शुष्क वायु होनी चाहिए, जिससे तापमान की ह्रास दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ह्रास दर मतलब टेम्परेचर कम होना। परंतु शुष्क वायु भौमिक विकिरण को शोषित नहीं कर सकती। शुष्क वायु भौमिक विकिरण को क्या नहीं कर सकती, शोषित नहीं कर सकती, अतः ठंडी होकर तापमान की स्थिति क्या करती है, प्रभावित तापमान की स्थिति क्या करती है, पैदा करती है। आपको पता होना चाहिए कि शुष्क वायु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऊष्मा के ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होगी है। अगर ऐसा होगा तो टेम्परेचर जो होगा ऊपरी लेयर में क्या होगा, वो ज़्यादा गर्म रहेगा। हिमाच्छादन, हिम जो है यानी कि बर्फ जो है वो सौर विकिरण के अधिकांश भाग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, यानी कि वापस भेज देगी, जिससे वायु की निचली परत ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रमण होता है, तापमान का व्युत्क्रमण होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में हमें इसीलिए वहाँ पर साल भर व्युत्क्रमण देखने को मिलता है। ध्रुवीय क्षेत्रों का मतलब हम पहले जान चुके हैं, 90 डिग्री के आसपास वाला इलाका, वहाँ साल भर व्युत्क्रमण हमें देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो बर्फ़ है ना, हिम जो है, हिम की जो लेयर होगी वो सौर विकिरण के अधिकांश भाग को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, नहीं, परावर्तित कर देती है। क्या कर लेती है, परावर्तित कर देती है, जिससे वायु की निचली परत क्या रहती है, ठंडी रहती है। आइए इसको इस तरीके से समझते हैं। ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी की धरातल है और ये बर्फ़ से ढकी हुई है, ये बर्फ़ से ढकी हुई है।
तो सूरज की किरणें आएंगी तो पहले इसको गर्म करनी चाहिए थी, लेकिन ये गर्म नहीं करेगी क्योंकि ये बर्फ़ की ये पूरी बर्फ़ है। ये बर्फ़ क्या करेगी, इस सौर्य के विकिरण को क्या कर लेगी, परावर्तित कर लेगी, अवशोषित नहीं करेगी। अगर अवशोषित करेगी तो निचले की परत जो होगी वो गर्म हो जाएगी, और निचले की परत गर्म होगी फिर ऊपर की परत को भी ये गर्म करेगी, ऊपर की परत ठंडी हो जाएगी। जबकि व्युत्क्रमण के लिए क्या होना चाहिए, निचले परत ठंडी होनी चाहिए और ऊपरी परत क्या होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हिम है वो क्या करता है, वायु तापमान के व्युत्क्रमण में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये लघु तरंग द्वारा सौर विकिरण को समझाया गया है, और ये दीर्घ तरंगों का पृथ्वी का विकिरण हमें समझाने की कोशिश की गई है। ये ध्यान देना, और ये हो सके तो आप ज़रूर इसमें ये मैप बनाने की कोशिश करना अगर पेपर में आए। तो ये इस तरीके से चैप्टर क्या होता है, द एंड होता है। उसके बाद आते हैं अगले चैप्टर में वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में और मौसम प्रणालियों के बारे में। वायुमंडलीय परिसंचरण क्या है इसके बारे में देखते हैं। वायुमंडल में किस तरीके से परिसंचरण होता है, और ये है इसका पहला प्रश्न। कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, हमें स्पष्ट करना है कोरियोलिस बल। अगला प्रश्न इसी का ही है, कोरियोलिस प्रभाव किस प्रकार पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। इस प्रश्न से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा एक बल है जो पवनों की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। पवनों की डायरेक्शन को चेंज करने वाले फोर्स का नाम क्या है, कोरियोलिस फोर्स है, बल है। आइए जानते हैं ये है क्या। पवन यानी कि हवा सदैव समदाब रेखाओं के आर पार उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर नहीं चलती। दरअसल हम जानते हैं कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, उच्च दाब वाले से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। वे पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित भी हो जाती हैं। तो कभी कभी एक ऐसा बल उन पर लागू होता है, यानी कि वो घूर्णन बल, ये जो कोरियोलिस बल है ना, ये एक्चुअली पृथ्वी के घूमने की वजह से होता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है ना, घूर्णन करती है, उसकी वजह से ये बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल। और इसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी में इसकी वजह से क्या होता है, पवनों की दिशा जो होती है वो बदल जाती है, विक्षेपित हो जाती है। पवनों के इस विक्षेपण को ही कोरियोलिस बल या कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। तो कोरियोलिस बल जो है वो पवनों पर किस तरीके से पड़ता है, क्योंकि वो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कोरियोलिस बल महसूस होता है, और कोरियोलिस बल की वजह से पवनों की दिशा क्या हो जाती है, अपनी मूल दिशा से क्या होती है, बदल जाती है। सर अब ये बताइए कि पवनों की दिशा बदलती कैसी है। पवनों की दिशा तो नॉर्थ भी हो सकती है, साउथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है, ये समझने की कोशिश की गई कोरियोलिस के द्वारा, जिनके नाम पर ये बल रखा गया है। उन्होंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में होता क्या है कि जो पवनें हैं ना, हवाएं हैं, वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस बल की वजह से, कोरियोलिस बल की वजह से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी राइट साइड में मुड़ जाती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। किसकी वजह से, कोरियोलिस बल की वजह से। एक ओर दाईं और दूसरी ओर बाईं। कोरियोलिस बल का प्रभाव विषुवत वृत्त पर शून्य होता है। प्रश्न ये है, क्या कोरियोलिस बल पूरी पृथ्वी पर महसूस होता है। तो आप बोलोगे सर नहीं 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 नहीं, विषुवत वृत्त पर यानी कि 0 डिग्री वाले इलाके पर कोरियोलिस बल का जो प्रभाव होता है वो शून्य होता है, जबकि सबसे ज़्यादा जो है कोरियोलिस बल का प्रभाव जो होता है वो ध्रुवों पर होता है। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। ये जो विक्षेप है ना कोरियोलिस, इसे फेरेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्रूव किया था, इसीलिए इसे फेरेल नियम भी कहते हैं। फेरेल नियम। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा अनुपात में बढ़ता है। अक्षांशों जो कोण है ना, उसी रेशियो में ये आगे बढ़ेगा। तो ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण है, इसे फेरेल नियम भी कहते हैं। कोरियोलिस बल मूल दिशा से उत्तरी गोलार्ध में बढ़ जाता है। पवनें जो होती हैं वो अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएंगी। अगला है स्थल समीर और समुद्री समीर। अभी हमने पढ़ा था कि जो समुद्र तट के आसपास वाले इलाके हैं वहाँ पर स्थल समीर और समुद्र समीर के प्रभाव की वजह से वहाँ न ज़्यादा तापमान टेम्परेचर ज़्यादा होता है न कम होता है। वहाँ की जलवायु कैसे होती है, सम होती है। तो स्थल समीर के बारे में पढ़ते हैं। ये पवन रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती है, बस यही चीज़ समझनी है।
यही चीज़ समझनी है। जैसा नाम वैसा काम, स्थल समीर, जैसा नाम वैसा काम। स्थल समीर है तो स्थल से बहेगी, स्थल से बहेगी। स्थल का मतलब है जमीन से, जमीन से समुद्र की ओर चलने वाली पवनों को स्थल समीर कहते हैं। बस ये समझना होता है कि दिन में बह रही है या रात को बह रही है। तो स्थल समीर रात को बह रही है। अब समझने वाली बात है कि रात को ही क्यों बह रही है। रात के समय क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ज़मीन है ना, स्थल जो होता है, लैंड एरिया जो होता है, वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है और जल्दी गर्म भी हो जाता है। तो रात के समय अभी हमने पढ़ा था पृथ्वी ठंडी होती है, पृथ्वी क्या होती है, ठंडी होती है। तो रात के समय ये महासागरों की तुलना में जो होती है जल्दी ठंडी हो जाती है। कौन कौन, पृथ्वी। तथा समुद्र जो होता है वो धीरे से ठंडा होता है। अब बताइए बच्चों, हवाएं किधर से जाएंगी, निम्न वायुदाब क्षेत्र सॉरी उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर जाएंगी। अब बताइए बच्चों, उच्च वायुदाब क्षेत्र किधर को है, बताइए। उच्च, अच्छा ये तो पहले समझने की कोशिश करें कि उच्च वायुदाब किसे कहते हैं और निम्न वायुदाब क्षेत्र किसे कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, निम्न वायुदाब क्षेत्र का मतलब है जहाँ टेम्परेचर कम होता है, जहाँ टेम्परेचर कम होता है उसे हम निम्न निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। तो अभी बताइए, अभी 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 यानी कि रात के समय टेम्परेचर कहाँ कम होता है, समुद्र में। तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ होगा, समुद्र में। और उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहाँ होगा, स्थल में। तो हवाएं किधर से बहेंगी, स्थल से समुद्र की ओर, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। इसे हम कहेंगे स्थल समीर। तो समझने वाली बात क्या है, जैसा नाम वैसा काम। तो स्थल समीर जो है, समीर को पवन भी कहते हैं। समीर जो है वो पवन का पर्यायवाची है, ध्यान देना। इसलिए इसको हम स्थल समीर भी कहते हैं। और ये रात को बहती है। रात को बहने का लॉजिक क्या है, रात के समय जो धरती है जल्दी ठंडी हो जाती है और महासागर जो हैं वो कम ठंडे होते हैं। तो जहाँ टेम्परेचर कम वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र, तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्षेत्र को बहेंगी। और उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहाँ है उस समय, रात के समय, बताइए, स्थल में। तो स्थल से समुद्र की ओर बहेंगी। समुद्र समझ में आइए, ये दिन के समय बहती है, ऑब्वियस बात है, वो रात को बहेगी, ये दिन को बहेगी। नाम वैसा काम। तो समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को समुद्र समीर कहेंगे। तो दिन के समय ये ऐसा होता है कि जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा ये जो ज़मीन है जल्दी गर्म भी हो जाती है, जिससे हवाएं, बताइए, कहाँ, किससे, समुद्र से किधर को बहेंगी, समुद्र से स्थल की ओर बहेंगी। क्योंकि स्थल में जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है और ये पवनें आर्द्र होती हैं। इसलिए दिन के समय क्या होता है, समुद्र तट के आसपास हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। अब पढ़ते हैं पवनों के प्रकार क्या हैं। सबसे पहला है, पवनों के 3 प्रकार होते हैं। भूमंडलीय पवनें। पवनें पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को भूमंडलीय पवन कहते हैं। भूमंडलीय पवन वर्ष भर चलती हैं, वर्ष भर चलती हैं। कहाँ सर, पृथ्वी पर एक ही दिशा में, हाँ एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में वर्ष भर, एक ही डायरेक्शन में साल भर चलती हैं। ऐसी पवनों को हम भूमंडलीय पवन कहते हैं। ये पवनें किधर से किधर को बहती हैं, ऑब्वियस बात है, उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलेंगी। और ये पवनें कितने प्रकार की होती हैं, ये पवनें भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला है सन्मार्गी पवन यानी कि व्यापारिक पवन, और दूसरा है पछुआ पवन, और तीसरा है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें, तो पछुआ, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ये ध्रुवीय पवनें, ये जो होती हैं ये कैसी पवनें होती हैं, ये साल भर एक ही दिशा में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। इनको भूमंडलीय पवन कहते हैं, प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। आइए बच्चों, इसे इस मैप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले व्यापारिक पवनों को देखते हैं। ये जो व्यापारिक पवन है ना, इनको गौर से देखो। ये क्या करी हैं, ये दोनों व्यापारिक पवन है, एक तो इधर वाली ये और एक ये नीचे वाली, एक उत्तरी गोलार्ध वाली और एक दक्षिणी गोलार्ध वाली। ये व्यापारिक पवनें क्या कर रही हैं, ये 0 डिग्री पर यानी कि भूमध्य रेखा पर क्या हो रही है, मिल रही हैं। ये हमेशा साल भर ऐसे ही क्या होंगी, प्रवाहित होंगी। उत्तरी गोलार्ध की ये व्यापारिक पवनें हैं और ये जो हैं ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं। और ये दोनों की दिशा आप देख लीजिए, ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा है, ये साल भर ऐसी ही रहेगी। और ये उत्तरी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों की दिशा है, ये ऐसी रहेगी। सर दिशा बताइए। अब बताइए बच्चों, दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। बताइए इसकी दिशा कौन सी है, ये दिशा कैसी हुई, ऐसे आई ना, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब ये दिशा ऐसे आ रही, तो बताइए, ये देखिए यूँ आ रही ना इधर।
और जबकि ये वाली दिशा कैसे जा रही, इसको देखिए, ये जो दक्षिण गोलार्ध वाली है ये यूं जा रही, ऐसे ऐसे। बताइए तो बच्चों, अब बताने की कोशिश करिए क्या इसकी दिशा है। ये देखो बीच वाले इलाके को क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। और ये वाली कौन सी पवन होगी, इधर वाली, ये है नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या होगी, साउथ ईस्ट। ये देखिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, बीच में ये क्या आ गया, साउथ वेस्ट, और ये क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ये कौन सी आ गई, ध्यान से देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नॉर्थ वेस्ट है और ये साउथ ईस्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताने की कोशिश करिए, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ये व्यापारी पवनों की दिशा कैसी है, ऐसी है ना, यूँ है। तो ये देखिए दक्षिण गोलार्ध में ऐसे है, और उत्तरी गोलार्ध में कैसे है, ऐसे, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे है। ठीक है, बताइए अब बताने की कोशिश करिए, पवन ऐसे आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, ये नाम नहीं होगा, जहाँ से आ रही है वो नाम होगा, नॉर्थ ईस्ट, ये यहाँ से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से कैसे आ रही, नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली व्यापारी पवन है, क्या कहलाएंगी, नॉर्थ ईस्ट वाली व्यापारी पवन कहलाएगी, उत्तर पूर्वी वाली व्यापारी पवन कहलाएगी। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली ये जो व्यापारी पवन है, कहाँ से आ रही है वो जानना जरूरी है, जहाँ से आ रही है ना वो नाम होगा, ऐसा नहीं कि ये नाम होगा, कहाँ से आ रही है। ये देखिए ये वाली कहाँ से आ रही है, ये आ रही है साउथ ईस्ट से, किधर से आ रही है, साउथ ईस्ट से, यानी कि दक्षिण पूरब से। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दूसरी पवन यहाँ पे क्या क्या थी, एक तो व्यापारी पवन थी, उसके बाद पछुआ पवन, पछुआ पवन, ये है पछुआ पवन, ये पछुआ पवन है। इनका नाम पछुआ क्यों पड़ा, क्योंकि ये पश्चिम से आती हैं, पश्चिम से, वेस्ट से आती हैं। और ये है ध्रुवीय पवन, और ध्रुवीय पवनों की दिशा क्या है, ये है ध्रुवीय पूर्वी पवन है, ये भी इस तरीके से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है इसे। और ये है तुम्हारी, ये भी इधर दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनें जाएंगी, इनकी दिशा पश्चिम से होगी। और ये ध्रुवीय पवनें हैं, ये भी पूरब से होते हुए जाएंगी। ये देखो इनकी दिशा क्या है, दक्षिणी ध्रुव वाली। तो मेन जो था बच्चों व्यापारिक पवन थी। और फिर उसके बाद इसमें ये बताने की कोशिश हुई है मौसमी पवनों के बारे में। देखो प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि पवनों के प्रकार हमें बताने थे। सबसे पहला था भूमंडलीय पवन, और उसके बाद मौसमी पवन, और तीसरा था स्थानीय पवन। मौसमी पवन है जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार जो होती है वो बिल्कुल क्या होती है, उलट जाती है, उसे हम मौसमी पवन कहते हैं। तो मौसमी पवन किन्हें कहते हैं कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव होगा इनकी दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। स्थानीय पवन है, ये पवन भूतल के गर्म और ठंडा होने की भिन्नता से पैदा होती हैं, क्योंकि ज़मीन जो है कभी गर्म होती है कभी ठंडी होती हैं। तो ऑब्वियस बात है स्थानीय पवनें ऐसे उत्पन्न होती, जैसे भारत में लू आती है ना गर्मी की ऋतु में, क्योंकि भूतल उसमें गर्म हो जाता है। और हम सभी को पता है कि पार्थिव विकिरण के द्वारा क्या होता है, वायुमंडल की परत क्या होती है, गर्म होती है, निचली परत। तो जैसे लू है, फोन है, यूरोप में बहती है, चिनूक है, और मिस्ट्रल, ये भी स्थानीय पवनों के नाम हैं। आगे जानते हैं पर्वत समीर और घाटी समीर में अंतर हमसे पूछ रहा है, अंतर बताना है पर्वत समीर और घाटी समीर में। देखो घाटी समीर क्या होता है, दिन के समय शांत स्वच्छ मौसम में वनस्पतिहीन सूर्याभिमुख ढाल तेजी से क्या होती है, गर्म हो जाती है दिन के समय। घाटी समीर कब बहेगी, दिन के समय बहेगी। सर जैसा नाम वैसा काम, वो फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। हाँ हाँ, घाटी समीर का मतलब है घाटी से ऊपर की ओर चलने वाली पवनों को घाटी समीर कहेंगे। घाटी मतलब क्या है, ये पर्वत है और ये इसकी घाटी है, ये तो घाटी से ऊपर की ओर चलने वाली पवनों को घाटी समीर कहेंगे। और इसका समय याद करिए कि ये कब होता है, दिन के समय। अब लॉजिक को समझने की कोशिश करें कि दिन के समय ही ये क्यों बहती है। दिन के समय क्या होता है, दिन के समय क्या होता है, यहाँ पर देखें, यदि कोई ढाल है, ये कोई पर्वत की ढाल है ये वाली, और ये सूर्य अभिमुख है, यानी कि सूर्य की रोशनी इसमें पड़ रही है, सूर्य की रोशनी इसमें पड़ रही है, तो ये तेज़ी से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बस शर्त ये होनी चाहिए ये वनस्पतिहीन होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर पेड़ नहीं होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो इनके संपर्क में, याद रखना, इनके संपर्क में आने वाली जो वायु है ना वो भी गर्म हो जाएगी।
और फिर गर्म होने के बाद वो क्या करेगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी नहीं उठेगी, और इन वायु की जगह कौन लेगी, ये घाटी से आने वाली हवाएं लेंगी, क्योंकि यहाँ की वायु क्या हो गई, गर्म हो गई, यहाँ की वायु गर्म हो गई और ऊपर को उठी, ये ऊपर को उठी, इसकी जगह कौन लेगा, घाटी से आने वाली पवन लेगी। तो इस तरीके से गर्म दिन के समय क्या होता है, यहाँ पर यदि इन पहाड़ी ढालों पर, अगर हम इन पहाड़ी ढालों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर यदि आपकी गाड़ी रुकी हुई है, आपकी बस रुकी हुई है, तो रेस्टोरेंट पर या किसी ढाबे पर, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर क्या देखने को मिले, ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होंगी, और वो ठंडी हवाएं किधर से आ रही हैं, घाटी से होते हुए आ रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है इसमें, अच्छा दिन में 2 बजे इनकी गति क्या होती है, और भी तेज हो जाती है, दिन में 2 बजे इनकी गति क्या हो जाती है, और भी तेज हो जाती है। कभी कभी इन पवनों के कारण बादल बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, और पर्वतीय ढालों पर क्या होती है, बारिश भी होने लगती है। ये घाटी समय को आरोही पवन कहते हैं, क्योंकि ऊपर को चढ़ रही ना, इनको आरोही पवन कहेंगे। पर्वत समी जो है इसका उल्टा हो जाएगा, पर्वत से जो पर्वत की ऊपरी ढाल होती है उसे नीचे की ओर बहेंगी, यानी कि घाटी की ओर बहने वाली पवनों को हम पर्वत समीर कहेंगे। ये कब होंगी, रात के समय होंगी, रात के समय। लॉजिक क्या है सर, लॉजिक बताइए, लॉजिक समझने की कोशिश करिए, आइए जानते हैं। देखो यहाँ पर होता क्या है, रात के समय पर्वतीय ढालों की वायु जो होती है ना, वो पार्थिव विकिरण के कारण ठंडी हो जाती है। ढाल, पर्वतीय ढाल, ये ढाल है, इनकी वायु जो है वो पार्थिव विकिरण के कारण ठंडी होगी। हम सभी को पता है रात को पृथ्वी ठंडी होती है, तो ये ठंडी हो जाएगी, और भारी होकर ये भारी होंगी, क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है, और फिर ये क्या होगी, नीचे घाटी की ओर बहेंगी, घाटी की ओर बहेंगी। ये ठंडी पवन है, घाटी की ओर बहेंगी, तो घाटी में रहने वाले जो लोग हैं उनको रात में ठंडा ठंडा क्या होगा, महसूस होगा, ठंडा ठंडा क्या होगा, महसूस होगा। इससे घाटी के तापमान सूर्योदय के कुछ पहले तक काफ़ी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो सुबह सुबह काफ़ी ठंड लगती है इन घाटी वाले इलाकों पर, जिससे तापमान का क्या होता है, व्युत्क्रमण हो जाता है। और अभी हमने पढ़ा कि तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है, जब नीचे की परत जो होती है ठंडी होती है और ऊपर की परत क्या होती है, गर्म होती है। तो ऑब्वियस बात है, घाटी का इलाका जो है यदि ठंडा रहेगा, ऊपर के गर्म रहेगा, तो इसको हम कहेंगे तापमान का व्युत्क्रमण। सूर्योदय से कुछ पहले इनकी गति बहुत तेज होती है, ये पर्वत समीरों की, और ये समीर जो होती है शुष्क होती है, क्या होती है, शुष्क होती है। आप यदि लगभग 5 बजे या 4 बजे के समय इन घाटी वाले इलाकों से यदि होते हुए जाओ, तो रात को आपकी बस जा रही है ऐसे, तो आपको इन इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं देखने को या महसूस होंगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस होंगी। यहाँ पर बस रुकती ना चाय पीने के लिए उस समय, टी। चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर बताने हैं हमको। चक्रवात, जब किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है और उसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है, तो पवनें निम्न दाब की ओर आकर्षित होती हैं। जैसा हमें पता है कि पवनें जो हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती हैं। तो होता क्या है, जब कोई क्षेत्र है, कोई बड़े क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, और उसके केंद्र में निम्न वायुदाब हो और उसके चारों ओर जो है उच्च वायुदाब हो, तो हवाएं जो होंगी वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होंगी, प्रवाहित होंगी। लेकिन इनकी दिशा क्या होगी, तो पृथ्वी घूर्णन करती ना, तो घूर्णन गति के कारण क्या होगा, पवनें जो होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में बहेंगी। घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा का मतलब क्या है, ये घड़ी है और घड़ी की सुई कैसे मूवमेंट करती है, ऐसे मूवमेंट करती ना, यूं इस तरीके से मूवमेंट करती है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत जाएंगी, यानी कि ये चक्रवात की स्थिति है, तो ये ऐसे मूवमेंट करेंगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज घूमेंगी, उल्टा हो जाएगा। प्रति चक्रवात, यदि आपको चक्रवात याद है, चक्रवात की स्थिति पता है, तो आप प्रति चक्रवात इसका उल्टा कर दीजिए, उसे कहेंगे। प्रति चक्रवात में क्या होगा, केंद्र में उच्च वायुदाब होगा, केंद्र में उच्च वायुदाब होगा, और परिधि में क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा। तो हवाएं ऐसे जाएंगी केंद्र से परिधि की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। लेकिन दिशा क्या होगी, बस दिशा तुम चक्रवात को यदि याद कर लो तो इसका याद हो जाएगा। चक्रवात में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, हमने पढ़ा चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में अगर देखें, ये जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, घूमती है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, पवनों की दिशा होती है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो प्रति चक्रवात में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमेगी। कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज पवनों की दिशा होगी। तो इतना याद कर लीजिए, इसका उल्टा आप देख लेना।
ओके। और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, प्रति चक्रवात में। एक याद करिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे इसमें बढ़ते हैं। वायुमंडल के क्षैतिज वितरण के विश्व प्रतिरूप का हमें वर्णन करना है। विश्व प्रतिरूप का वर्णन करना है। एक्चुअली वायुमंडल के 7 कटिबंध बनते हैं अलग अलग तरीके से। अब ये 7 कटिबंध जो है ना, ये हमें बताने हैं। कटिबंध तापमान के अलग अलग इलाके। पहला है ये, जिसे हम कहते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। फिर इसे बोलेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। और फिर है उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। और यह है फिर उत्तर ध्रुवीय यानी कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। एक बार निम्न, फिर उच्च, फिर निम्न, फिर उच्च। ऐसे ही इसमें भी फिर निम्न आया था यहाँ पर, फिर उच्च, फिर निम्न, फिर उच्च। कितने हो गए? 3 और 4 5 6 7। तो टोटल कितने कटिबंध बने? 7 कटिबंधों का निर्माण हुआ। आसान है इसको याद करना। सबसे पहले विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। फिर उसके बाद क्या होगा? उच्च वाला, फिर निम्न वाला, फिर उच्च वाला। नाम पता कर लीजिए। ये विषुवतीय इलाका है, ये उपोष्ण कहलाएगा, ये उपध्रुवीय कहलाएगा, और ये ध्रुवीय कहलाएगा। ऐसे ये कहलाएगा उपोष्ण, ये उपध्रुवीय, और ये ध्रुवीय। उच्च निम्न देखते रहिए। इलाका देख सकते हो आप, 30 डिग्री उत्तरी, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री वाला इलाका। तो ये सब यही है। आइए जानते हैं सबसे पहले विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की। इस कटिबंध का जो विस्तार है ना, वो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच है। 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। इस कटिबंध में सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, अतः यहाँ की वायु हमेशा गर्म होकर ऊपर रहती है। हमने पढ़ा था कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो सीधी पड़ने से क्या होगी? यहाँ की जो वायु की परत है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म वायु क्या करती है? हमेशा ऊपर को उड़ती है, ऊपर को उठती है। इस कटिबंध में पवनें नहीं चलती, पवनें नहीं चलती, पवनें नहीं चलती। केवल कैसी पवनें चलती हैं? लंबवत पवनें चलती हैं। संगनी वायु धाराएं ऊपर की ओर उठती हैं। अतः यह कटिबंध जो है पवनों का विहीन वाला इलाका है। यहाँ पवन नहीं होती है, केवल लंबवत चलती पवनें। इसलिए इसे क्या कहते हैं? शांत कटिबंध कहते हैं, या डोल ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल ड्रम, डोल ड्रम, डोल ड्रम, डोल ड्रम। याद रखना। आगे है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध जो है वो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जाएं तो 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच पाया जाएगा। ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध हमें देखने को मिलेगा। इस कटिबंध में वायु जो होती है लगभग शांत रहती है और शुष्क रहती है। आकाश जो होता है वो स्वच्छ रहता है, मेघ रहित होता है, यानी कि बादल नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था कि इन्हीं इलाकों में हमें गर्म मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय जो गर्म मरुस्थल हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर होता है। ऐसा हमने पहले पढ़ा था अभी। तो संसार के सभी गर्म मरुस्थल जो हैं इसी कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित होते हैं। महाद्वीपों के वेस्ट वाले इलाकों में होते हैं। जैसे आप अफ्रीका में जाओगे ना, तो अफ्रीका में बहुत सारे मरुस्थल हैं, वो ज़्यादा वेस्ट में है। जैसे सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल सर एक बार दिखा दो ना। ये आपका अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका का ये वाला इलाका पूरा सहारा मरुस्थल है ना, तो ये वेस्ट वाले इलाके में पड़ता है। आगे क्योंकि पवनों की दिशा भूमि से समुद्र की ओर होती है, अतः ये पवन क्या होती है? शुष्क होती है। यहाँ जो पवनों की दिशा होगी ना, वो जमीन से समुद्र की होगी। ऑफ शोर कहते हैं। ऑफ शोर वाली पवनों को क्या कहते हैं? भूमि से समुद्र की ओर, भूमि से समुद्र की ओर। और ये पवनें क्या होंगी? जो पवनें भूमि से समुद्र की ओर जाएंगी वो शुष्क होंगी, क्योंकि जब वो मान लीजिए पवन महासागर से समुद्र से किधर को आ रही है? भूमि की ओर आ रही है, तो अपने साथ तो मॉइस्चर लेके आती है। हवा महासागर वाले इलाके से आएगी तो अपने साथ कुछ नमी भी तो लेकर आएगी। लेकिन यहाँ क्या होता है? गर्म मरुस्थलीय इलाकों में यहाँ हवाएं भूमि से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, इसलिए पवन क्या होती है? शुष्क होती है। आगे देखिए उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। ये जो कटिबंध होता है ना उपध्रुवीय वाला, ये भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। 60 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। और यहाँ भी शीत ऋतु में जो होता है बहुत ज़्यादा क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं, अवदाब आते हैं इसी निम्न वायुदाब कटिबंध में 60 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में। और लास्ट में आता है
ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध, और ये भी दोनों गोलार्ध में हमें देखने को मिलते हैं। और इनका जो अक्षांश है वो 90 डिग्री वाला इलाका है, यानी कि ध्रुवीय इलाका है। उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ जो है टेम्परेचर जो है बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। और यहाँ जो लेयर है वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। धरातल जो है वो सदैव हिमाच्छादित रहता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? पवनों की दिशा और वेग को, पवनों की दिशा सर अभी तो आपने बताया था कोरियोलिस बल की वजह से पवनों की दिशा परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कई अन्य कारक भी हैं जिनकी वजह से पवनों की दिशा क्या होती है, बदलती है। तो एक कारक तो आपने पहले पढ़ ही लिया, कोरियोलिस बल, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये कोरियोलिस बल जो है एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1884 में इस बल के बारे में बताया था। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। बताइए बच्चों, कोरियोलिस बल क्या होता है? कमेंट में लिख के बताइए। दूसरा है ये घर्षण, और फिर घर्षण बल और दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या होती है, आइए समझने की कोशिश करिए। वायुमंडलीय दाब जब कम दूरी पर परिवर्तित होता है तो पवनें तीव्र गति से चलती हैं। वायुमंडल का दाब, वायु एक हम पर प्रेशर डालती है जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जब ये कम दूरी पर ही क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, चेंज होती रहती है, तो पवनें क्या होती हैं, बहुत तेज गति से बदलती हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, यदि प्रेशर जो है बहुत कम दूरी में ही चेंज होता जा रहा है तो हवाएं और तेज गति से बढ़ेंगी, हवाएं और तेज गति से बहेंगी और तेज गति से प्रवाहित होंगी। घर्षण बल, धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक घर्षण बल जो है वो पवनों के वेग को प्रभावित करता है। ये घर्षण बल जो है ना, क्योंकि अगर पवन एक गति से चल रही है तो उसमें एक घर्षण पैदा होगा, तो ये जो घर्षण बल है ना, ये पवनों के वेग को क्या करता है, प्रभावित क्या करता है, प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ध्यान देना। आगे देखिए, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से कई प्रकार में भिन्नता है, हमें ये भिन्नता बतानी है। देखो, दो तरह से चक्रवात होते हैं। हमने चक्रवातों के बारे में अभी पढ़ा बच्चों। बताइए चक्रवात के बारे में बेसिक चीज क्या थी? बेसिक चीज ये थी कि यदि चक्रवात किसे कहेंगे हम, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होगा और जिसकी परिधि में उच्च वायुदाब होगा। यही कहा था ना हमने, केंद्र में निम्न वायुदाब और परिधि में उच्च वायुदाब होगा। केंद्र में निम्न वायुदाब और परिधि में उच्च वायुदाब। और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं, तो परिधि से केंद्र की ओर हवाएं क्या होंगी, प्रवाहित होंगी। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा अलग होती है, दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा अलग होती है। बताइए बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। बोलो बच्चों, क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। और बाकी दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होगा। लेकिन यहाँ पर हमें बताया है कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक है उष्ण कटिबंधीय और दूसरा होता है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पहले हम समझते हैं बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं। वाताग्र अभी हम पढ़ेंगे बाद में। स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं, पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, वाताग्रों के बारे में। कई प्रकार के वाताग्र होते हैं। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में हमें स्पष्ट वाताग्र देखने को नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले होते हैं। जो बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनका एरिया जो होता है वो बड़ा होता है। क्यों इनका एरिया बड़ा होता है? क्योंकि ऐसे जो चक्रवात होते हैं इनकी उत्पत्ति जो है वो जल में भी हो सकती है और थल में भी हो सकती है, यानी कि स्थल में भी हो सकती है, इसलिए इनका इलाका जो है वो बड़ा होता है। जबकि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ना, इनकी जो उत्पत्ति होती है केवल समुद्रों में ही होती है। आपने महसूस किया होगा हमारे देश में हमेशा चक्रवात आते हैं। कहाँ कहाँ आते हैं बच्चों, बताइए। अभी हाल फिलहाल में एक और चक्रवात आया था, कहाँ आते हैं? ये जो दशा है ना, ये वाली दिशा, ये जो हमारा उड़ीसा वाला इलाका है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला इलाका है, यहाँ बंगाल की खाड़ी से लगातार क्या आते रहते हैं, चक्रवात आते रहते हैं। तो ये जो चक्रवात आते हैं ना बंगाल से, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। ऐसी इधर से वेस्ट साइड में भी अरब सागर से भी क्या आती हैं, चक्रवात की स्थिति पैदा होती है। गुजरात, इधर ये जो महाराष्ट्र वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी हमें चक्रवात से जीवन प्रभावित होते हुए दिखाई देता है। ये दोनों इलाकों से जो चक्रवात आते हैं बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। इनके नाम फिर अलग अलग रखे जाते हैं हर देश के द्वारा। हर साल अलग देश इनके नाम रखते हैं। लेकिन जो बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ना, उनकी उत्पत्ति जो है दोनों में हो सकती है।
बहिरोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा क्या होते हैं, विस्तृत क्षेत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सीधी सी बात है, जिसका एरिया बड़ा होगा वो ज़्यादा क्या करेगा, प्रभावित करेगा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का एरिया कम होता है तो इसका एरिया ये प्रभावित भी कम ही करेगा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पवनों का वेग जो होता है बहुत ज़्यादा तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं। लेकिन 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 जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ना, उसमें स्पीड जो होती है पवनों की ज़्यादा होती है और ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। अभी हमने बता दिया यार, अभी हमने बताया तो था कि ये अपना इंडिया है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो ऐसे ये पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। जबकि बहिरोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूरब दिशा में चलते हैं। ये देखिए आगे आ गया जी बच्चों, वाताग्र क्या है। वाताग्र क्या है, इसके विभिन्न प्रकार का संक्षेप में हमें वर्णन करना है। हमें पढ़ा था कि बहिरोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हमें स्पष्ट वाताग्र देखने को मिलते हैं। वाताग्र दो भिन्न वायु राशियों के मिलने पर बने मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। दो भिन्न वायु राशि का मतलब क्या है, एक है गर्म वायु राशि, एक बहुत बड़े इलाके में यदि एक ही वायु बह रही है तो उसको हम गर्म मान लीजिए, वो गर्म हो सकती है या तो क्या होगी, ठंडी होगी। ये गर्म वायु राशि है और ये ठंडी वायु राशि है। इनके मध्य की सीमा क्षेत्र को हम कहेंगे वाताग्र। क्या बोलेंगे बच्चों, वाताग्र। और वाताग्र चार प्रकार के होते हैं। पहला है शीत वाताग्र, फिर उष्ण वाताग्र, फिर आता है अधिविष्ट वाताग्र, फिर आता है अचर वाताग्र। शीत वाताग्र जो होता है ना, वो शीतल वायु राशि को, ठंडी वायु राशि को गर्म वायु राशि, ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को ऊपर वायुमंडल में धकेलती है। ये धकेलने वाला सिस्टम है, कौन किसके ऊपर कौन किसके नीचे ये समझना होता है, इसमें कुछ नहीं। शीत वाताग्र क्या होता है, जब शीतल वायु ठंडी हवा, ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को ऊपर वायुमंडल में धकेल देती है। यानी कि ये ठंडी वायु आई और इसके ऊपर जो है ये गर्म वायु आई, ये गर्म। तो ठंडी वाली ने क्या किया, ये ठंडी है, ये ठंडी हवा है, इसने क्या किया, गर्म को ऊपर उठा दिया, गर्म को ऊपर उठा दिया। तो शीत वाताग्र में क्या हो गया, ऊपर गर्म नीचे ठंडा, ऊपर गर्म नीचे ठंडा। आगे देखते हैं उष्ण वाताग्र। इसमें क्या होता है, गर्म वायु राशि जो होती है ज़्यादा आक्रामक हो जाती है और आक्रामक रूप से क्या करती है, शीत वायु राशि के ऊपर आ जाती है। फिर से इस वाली केस में भी ठंडी वायु राशि जो है वो नीचे ही रही और ऊपर क्या रही, गर्म वायु राशि रही। अब बच्चों समझने की बात है, जैसा नाम वैसा काम। यदि इसका नाम शीत वाताग्र लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें शीत वाताग्र वाली स्थिति में ठंडी जो वायु राशि है ज़्यादा आक्रामक होती है और उष्ण वाताग्र में गर्म वायु राशि क्या होती है, ज़्यादा क्या होती है, आक्रामक होती है। बस उल्टा ये है कि दोनों केसेस में ऊपर कौन रहता है, गर्म वायु राशि ही रहती है, गर्म वायु राशि ही होती है। बस पहले वाले केसेस में शीत वाताग्र में शीतल हवा जो है वो गर्म को ऊपर करती है, जबकि दूसरे वाले केसेस में गर्म खुद ही आक्रामक होकर क्या होती है, ठंडी के ऊपर चली जाती है, के ऊपर आ जाती है। तीसरा है अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र का मतलब है जब एक वायु राशि धरातल से पूर्ण रूप से क्या होती है, ऊपर उड़ जाए, उसे हम अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। जब किसी वायु का धरातल से संपर्क हट जाता है उसे हम अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। अचर वाताग्र, जब वाताग्र स्थिर हो जाए, जब वाताग्र जो होता है स्टेबल हो जाती है, कोई भी वायु ऊपर न उठे तो उसे हम क्या कहते हैं, अचर वाताग्र कहते हैं। ध्यान देना, अचर वाताग्र कहते हैं। तो निष्कर्ष यहाँ पर लिखा है, वाताग्र मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं। वाताग्र कहाँ बनते हैं, ज़्यादातर मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं, यानी कि 0 डिग्री वाले इलाके पर हमें ये देखने को नहीं मिलेंगे, निम्न अक्षांशों पर, और ना ही ये हमें ज़्यादा उच्च अक्षांशों में देखने को मिलेंगे। तो तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं और फिर इनसे क्या होती है, बारिश होती है, वर्षा करवाते हैं ये। इस तरीके से ये चैप्टर भी हमारा एंड होता है। आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में जल। वायुमंडल में जल, हाँ पता है सबको वायुमंडल में जल होता है, वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जल तो होता ही है। आइए देखते हैं जल का क्या रोल है। बादल कैसे बनते हैं, बादलों का निर्माण वायु में उपस्थित महीन धूल कणों के केंद्र के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने से होता है। लो जी, बादल कैसे बन रहे हैं, वायु में कौन है पहले समझ ले, हवा में कौन है, धूल कण है, धूल कण के चारों ओर क्या हो रहे हैं, जलवाष्प क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, फिर उनका संघनन शुरू हुआ, इससे बादल बने, इससे क्या हुए, बादल बने। अधिकांश दशाओं में
मेघ जो है जल की अत्यधिक छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं। जो बादल होते हैं वो छोटे छोटे बूंदों से बने होते हैं, लेकिन वे बर्फ कणों से भी निर्मित हो सकते हैं, बर्फ के कणों से भी बने हो सकते हैं, बशर्ते कि तापमान जो होना चाहिए वो हिमांक से 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो ये बादलों की बातें हुई। आगे देखते हैं वाष्पीकरण क्या है और ये किन बातों पर निर्भर करता है। वाष्पीकरण जो है वो जब जल जो है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब यहाँ लिखा है 1 ग्राम जल को जलवाष्प में परिवर्तित के लिए लगभग 600 कैलोरी ऊर्जा का प्रयोग होता है। यदि 1 ग्राम जल को आप जलवाष्प में परिवर्तित करना चाहते हो तो कितनी ऊर्जा लगेगी, 600 कैलोरी ऊर्जा लगेगी। इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। और वाष्पीकरण की मात्रा हमसे प्रश्न पूछ रहा था किन चीज़ों पर निर्भर करती है, तापमान पर। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, हमने 9th क्लास में आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में साइंस में पढ़ा था कि इवेपोरेशन वाला, ठीक है। तापमान 9th क्लास में ही है साइंस में मेरे ख्याल से। वाष्पीकरण की मात्रा, तापमान, विस्तार, पवनों का वेग, इन सभी चीज़ों पर क्या करता है, निर्भर करती है वाष्पीकरण की मात्रा। टेम्परेचर पर, विस्तार पर, पवनों के वेग पर। आगे हम पढ़ेंगे आर्द्रता किसे कहते हैं। आर्द्रता, इसके 3 प्रकार भी बताइए। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ये 3 प्रकार की होती है, लेकिन होती क्या है ये तो बताओ। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, चैप्टर का नाम है जल ही जल है तो इसमें सब जगह जल ही जल होगा। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प कितना है उसे ही हम वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को मापा जाता है ग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। जब किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाए तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। संतृप्त वायु कौन सी वायु होती है, जिसमें जितनी उसकी क्षमता होती है उतनी वायु, जब उतनी जलवाष्प आ जाता है तो उसे हम संतृप्त वायु कहते हैं। संतृप्त वायु किसे कहते हैं, फिर से सुनिए, जिसमें जितनी उसकी क्षमता है उसी के बराबर जलवाष्प आ जाए उसे हम संतृप्त वायु कहते हैं। आर्द्रता 3 प्रकार की होती है, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहेंगे, वायु की प्रति इकाई आयतन में, आयतन का मतलब है वॉल्यूम में कितना जलवाष्प है उसकी मात्रा को हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता किसे कहते हैं, वायु के प्रति इकाई भार में, यहाँ भार को लिया जा रहा है, भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। यहाँ पर भार वर्ड यूज हुआ है, जबकि निरपेक्ष आर्द्रता में आयतन वर्ड यूज हुआ था। इसे हम ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, ग्राम प्रति किलोग्राम में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता में परसेंटेज का कमाल है, जरा ध्यान देना। किसी भी तापमान में वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान में उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब एक हवा है और एक और हम कह रहे हैं उसकी कितनी क्षमता है वो, और दूसरा उसमें कितनी वायु जलवाष्प की उपस्थिति है, उसके अनुपात को हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। आइए इसको ऐसे समझते हैं, ये हमने एक रेशियो बनाया, बट्टा जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन में, और इसके नीचे हमने कहा कुल क्षमता कितनी है, उस वायु की कुल क्षमता कितनी है, किसकी कुल क्षमता, जलवाष्प धारण करने की कुल क्षमता। हम इसको शॉर्ट में समझ रहे हैं, और ऊपर हम क्या लिखेंगे, वायु में एक्चुअली में कितनी जलवाष्प उपस्थित है, वायु में एक्चुअली में वास्तव में कितना जलवाष्प है, जलवाष्प अभी कितना है, क्षमता कितनी है। मान लीजिए हम इसको ऐसे दिखाएं, मान लीजिए बच्चों हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, मान लीजिए किसी वायु में, वायुमंडल, हम खाली एग्जाम्पल ले रहे हैं, 20 किलो टोटल है, 20 ग्राम मान लीजिए 20 ग्राम की जलवाष्प धारण करने की क्षमता है, और अभी कितनी है उसमें मान लीजिए 10 है। तो ये हम परसेंटेज में जब हम इसको दिखाएंगे, तो क्योंकि प्रतिशत मात्रा में इसको दिखाते हैं, तो इस तरीके से ये कहलाएगी सापेक्ष आर्द्रता। क्या कहलाएगी, सापेक्ष आर्द्रता। ओस क्या है, ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं। ओस क्या होता है, ये भी संघनन का एक रूप ही है। दिन के समय पृथ्वी गर्म हो जाती है, दिन के समय पृथ्वी गर्म होती है, आप पता है भाई, सबको पता है। रात्रि को ठंडी हो जाती है, हाँ सर सबको पता है। कभी कभी पृथ्वी का तल इतना अधिक ठंडा हो जाता है कि उससे छूने वाली वायु का तापमान इतना कम हो जाता है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हो जाता है।
क्या कह रहा है इसका मतलब? कभी कभी पृथ्वी का तल बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि उसे छूने वाली वायु का तापमान भी कम हो जाता है। तल, पृथ्वी का तल गर्म हो रहा है, तल गर्म हो रहा है, तल मतलब सरफेस इतना गर्म हो रहा है कि उसको छूने वाली वायु का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा कि जो वायु में जलवाष्प है ना, जलवाष्प, उसका संघनन शुरू हो जाएगा। संघनन मतलब वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में पौधों की पत्तियों में जमा हो जाएगा, पौधों की पत्तियों में जमा हो जाएगा, अन्य प्रकार के जो सरफेस हैं उनमें जमा हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं, ओस कहते हैं। ओस बनने की निम्नलिखित दशाएं होती हैं। या तो लंबी रातें होनी चाहिए, लंबी रातें होनी चाहिए, मेघ रहित आकाश होने चाहिए। सर ये मेघ रहित आकाश हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। शांत वायु होनी चाहिए। कहाँ पढ़ा हमने मेघ रहित आकाश, कहाँ हमने पढ़ा शांत वायु? सर वो व्युत्क्रमण वाले टॉपिक में, व्युत्क्रमण वाले टॉपिक में। चौथा है सापेक्ष आर्द्रता का अधिक होना, और पांचवा है ओसांक का हिमांक से ऊंचा होना। बस ये शर्त भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में बन सकता है स्पेशली, कि ओस की उपस्थिति के लिए क्या जरूरी है, ओसांक का हिमांक से ऊंचा होना, या बोलेगा ओसांक का हिमांक से निम्न होना। ये सब चीजें बताई जा सकती है। हिमांक मतलब 0 डिग्री, इससे ऊंचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊंचा, तभी तुम्हारी ओस बनेगी। तुषार क्या है? तुषार ये भी संघनन ही है। जब संघनन जो है तापमान के जमाव बिंदु से यानी कि 0 डिग्री से नीचे होता है तो तुषार बन जाता है। सर 0 डिग्री से ऊपर होता है तो उसे क्या कहते हैं? ओस बनता है। 0 डिग्री से नीचे तो क्या बोलेंगे? तुषार बनेगा, तुषार बनेगा। वाष्पीकरण तथा संघनन में अंतर स्पष्ट करना है। वाष्पीकरण अभी हमने पढ़ा था कि जब जल जो होता है वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण का मेन कारण क्या है? टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा। संघनन क्या होता है? ये बार बार ये शब्द आ रहा था बच्चों, आप लोगों के मन दिमाग आप प्रश्न उठा रहे होंगे मन ही मन कि यार संघनन नहीं बता रहे सर, संघनन नहीं बता रहे। देखो जी आगे आ गया। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए मुख्य कारण है। संघनन का मेन कारण क्या है? जब टेम्परेचर में कमी आ जाती है तब क्या होता है? हाँ, संघनन होता है। हमने पढ़ा था अभी तुषार पढ़ा तो वहाँ भी टेम्परेचर में कमी, हमने ओस पढ़ा वहाँ भी टेम्परेचर में कमी, और हमने पढ़ा था ये भी संघनन है, ये भी संघनन है। तो संघनन का मतलब क्या है? जल वाष्प का जल के रूप में बदलना। अब बोल रहा है वर्षा कैसे होती है, यह कितने प्रकार की होती है, ये पढ़ना है। वर्षा कैसे होती है और ये कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो वर्षा कैसे होती है पहले ये देख लेते हैं, कैसे होती है वर्षा? कैसे होगी? जब किसी कारणवश जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर उठती है, वायु ऊपर उठ गई और उसमें जलवाष्प है, हवा ऊपर उठी और उसमें जलवाष्प है, तो वह ठंडी हो जाती है। ऊपर उठेगी तो ठंडी हो जाएगी। और जलवाष्प का फिर क्या होगा? संघनन होगा। संघनन का मतलब अभी बताया था। इस प्रकार जलकण पैदा होते हैं और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों में, वायुमंडल में धूल कण होते हैं, उसमें एकत्रित हो जाएंगे और वायु में ही तैरने लगते हैं। और इस तरीके से मेघों का क्या होता है? बादलों का निर्माण होता है। और मेघ जो होते हैं किसी अवरोध से टकराकर, मतलब अवरोध मतलब जैसे कोई पर्वत है उससे टकराकर अपनी नमी को जल के रूप में पृथ्वी के धरातल पर गिरा देते हैं। इसे जल वर्षा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जल वर्षा कहते हैं। इसी और 3 प्रकार की होती है। सर वर्षा कैसे होती है ये तो आपने क्या समझा है? पता ही नहीं चला। वैसे समझाओ ना, जैसे सही होता है। कैसे से होता है बच्चों? चलो ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। देखिए वर्षा कैसे होगी? अरे वर्षा होने के लिए पहले क्या चाहिए बच्चों? बादल चाहिए। बादल बनाओ। अरे बच्चों बादल तो बनाओगे, लेकिन बादल से पहले ये समझो कि बादल कैसे बने। बादल होंगे उसके बाद वर्षा होगी, इतना तो बच्चों आपको पता होना चाहिए। लेकिन बादल से पहले की क्रिया अगर आपको पता है तो पता चल गया वर्षा कैसे होती है। बादल किसी अवरोध से टकराने चाहिए तो बारिश के रूप में वो बदल जाएंगे। जो बादल में चीज है वो बारिश के रूप में निकल आएगी नीचे। बादल में क्या है? क्या है? जल है ना, जल ही तो है। वो अवरोध से टकराएगा तो बारिश हो जाएगी। लेकिन बादल कैसे बने? बादल कैसे बने उससे पहले वाली प्रोसेस में एक वर्ड आपको समझना है, संघनन। बस बादल से पहले क्या आएगा? संघनन होगा। संघनन किस, और उससे पहले हवा की बात आई। और संघनन तब तक नहीं होगा जब वायु का
टेम्परेचर जो है वो कम ना हो जाए। वायु का टेम्परेचर कम होना चाहिए, यानी कि वायु ऊपर उठेगी, वायु ऊपर उठेगी तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो संघनन होगा, तो संघनन होगा फिर धीरे धीरे बादल बनेंगे और बारिश हो जाएगी। ये है शॉर्टकट में। अब वायु ऊपर उठी, संघनन हुआ, इस बीच में इन्होंने कुछ अटपटी सी बातें लिखी जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। उस अटपटी हुई बातों को समझ लेते हैं आप। देखो, इतनी साधारण सी प्रोसेस थी। वायु ऊपर उठी, वायु ऊपर उठने के बाद संघनन हुआ, संघनन होने के बाद क्या हुए, बादल बने, अवरोध से टकराए और बारिश हो गई। ये प्रोसेस थी। अब इस प्रोसेस में कुछ इन्होंने ऐड कर रखी कुछ चीज़ें, आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो हवा ऊपर उठेगी ना, उस हवा में जलवाष्प है, बस इतना समझें। जिस भी हवा में जो हवा ऊपर उठेगी उसमें जलवाष्प है, और धीरे धीरे मैंने कहा टेम्परेचर कम होगा तो ठंडी हो जाएगी, फिर संघनन होगा, बस यही बात थी। फिर दूसरे पॉइंट में क्या करा, फिर जलकण पैदा होते हैं। संघनन का मतलब क्या है, जब जल में बदलता है, जलवाष्प जब जल में बदलता है। हवा में पहले जलवाष्प था ना, संघनन हुआ तो यानी कि जलवाष्प जल में बदल गया, तो जलकण पैदा हो गए। फिर उसमें धूलकण भी थे, वायु में, वायुमंडल में धूलकण होते ना, और हमने पढ़ा था धूलकण जो होते हैं वो केंद्रक के रूप में काम करते हैं। और फिर बादलों का निर्माण होगा, यहाँ से बादलों का निर्माण होगा और फिर बारिश होगी। 3 प्रकार के होते हैं। संवहनीय वर्षा, जब भूतल बहुत गर्म होता है, जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है और उसके साथ लगने वाली वायु भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जमीन गर्म हुई और उसके साथ की लगने वाली वायु भी क्या होगी, गर्म हो गई, तो वायु गर्म होकर फैलेगी। फिर से देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, ये जमीन है, ये गर्म होगी और गर्म होने के बाद क्या होगी, ऊपर को उठेगी। जमीन गर्म कैसे हुई, सर सूरज ने करी ना, सूर्य की किरणों की वजह से हुई। अच्छा, धरातल गर्म हो गया तो वह ऊपर को उठ गई। वायु गर्म होगी तो फैलेगी, गर्म हुआ फैलती ना, क्या होगी, फैलेगी। और फिर वो संवहनीय धाराओं का निर्माण करेगी, और जैसे जैसे ऊपर चलती जाएगी, ऊपर उड़ती जाएगी हवा, तो वो ठंडी होगी, और ठंडी होने के बाद फिर आगे की प्रोसेस आपको पता है, जलवाष्प जल में बदल जाएगा, यानी कि संघनन हो जाएगा। संघनन हो गए तो बादल बनेंगे। बादल कौन से बनेंगे, वो अलग अलग प्रकार हैं, वो पढ़ेंगे आगे। जैसे कपासी मेघ बनेंगे, फिर घनघोर वर्षा होगी, और इसे संघनीय वर्षा कहते हैं। फिर आगे आएंगे पर्वतकृत वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु, यहाँ भी वही चीज़ है बच्चों, बस यहाँ पर पर्वत है, बस पर्वत का कमाल है। ये पर्वत बना दीजिए और हवा ऊपर उठा दो, हवा को ऊपर उठा दीजिए, बस हो गया। हवा ऊपर चढ़ी, फिर ठंडी होगी, फिर ठंडी होने के बाद संघनन होगा, और संघनन होने के बाद वर्षा होगी। बस ये पर्वत के सहारे हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पर्वतकृत वर्षा हो गई। यह वर्षा किन क्षेत्रों में अधिक होगी, जहां पर्वत श्रेणी समुद्र के निकट होगी या समानांतर होगी, ध्यान देना। चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और बहिरोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके बारे में बहिरोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं, ध्यान देना, ये ध्यान देना। इसके बारे में पढ़ चुके हैं अभी, यहाँ भी वही होगा, हवा ऊपर उठेगी, बारिश होगी। आगे, वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति की पहचान की जाती है, और ये भी काफ़ी अच्छा है। फिर बादल कैसे बनते हैं, मैं आपको बादल वाला टॉपिक बताता हूँ। बादल कैसे बनते हैं और बादलों का हमें वर्गीकरण करना है। बादल कैसे बनते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। बादलों का वर्गीकरण देखिए, बादल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पक्षाभ मेघ, जिसको हम देखते हैं कि 8000 से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 8000 मीटर को बदलीजिए 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। इनका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, और ये पतले होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, पंख के समान दिखते हैं। ये हमेशा कैसे रंग के होते हैं, पक्षाभ मेघ सफ़ेद रंग के होते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे ऊंचाई पर स्थित मेघ का नाम बताइए, तो पक्षाभ मेघ होता है। फिर आता है कपासी मेघ, अभी हमने देखा था संवहनीय वर्षा में कि कपासी मेघ बनते हैं, बारिश होती है। ये रुई के समान दिखते हैं, और ये 4000 से लेकर 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे होते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं, और इनका आधार कैसा होता है, चपटा होता है। स्तरीय मेघ, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश में बहुत ही सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। मतलब ये बादल जो होते हैं, इनकी बात स्तरीय है ना, स्तरीय मतलब अलग अलग परत होती है। ये परतदार बादल होते हैं, भाई इतना याद रखें, ये परतदार बादल होते हैं, परतदार बादल होते हैं। और ये बनते हैं, कैसे बनते हैं, तापमान पर हवा के आपस में मिश्रित होने से। अलग अलग टेम्परेचर वाली हवा, जब अलग अलग टेम्परेचर वाली हवा जो है आपस में मिलेगी, तब ये क्या होते हैं, बादल बनते हैं। वर्षा मेघ, ये बहुत काले होते हैं, निम्बस क्लाउड्स,
काले होते हैं, गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और ये पृथ्वी के सतह से काफ़ी नज़दीक बन जाते हैं। ये सूर्य की किरणों को पारदर्शी नहीं होने देते, अपारदर्शी होते हैं, यानी कि पूरा अंधेरा छा जाएगा पृथ्वी पर, उस इलाके पर जहाँ पर ये वर्षा मेघ होंगे। ये मेघ बड़े मोटे होते हैं और जलवाष्प की आकृति विहीन संगति होते हैं इसमें। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। ये ऊंचे बादल, ये सब बादल हैं, ये काम का नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे इतना समझ सकते हो, सबसे ऊंचे बादल कौन से होते हैं? पक्षाब वाले और पक्षाब कपासी। फिर मध्य ऊंचाई वाले बादल कौन है? स्तरी मध्य, कपासी मध्य। सबसे कम ऊंचाई वाले बादल कौन है? स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ। ये है 2 किलोमीटर से भी कम ऊंचाई पर होता है। ये प्रश्न आता है बच्चों, पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा अलग अलग होती है। हमें इस कथन को स्पष्ट करना है, पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा अलग अलग होती है। हमें इस कथन को स्पष्ट करना है। पहला क्या है, हमें इस लाइन को समझना है कि पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भाग है, ऑब्वियस बात है, वहाँ वर्षा भी अलग अलग होती है, ये बात सच है, हमें स्पष्ट करना है। आइए समझते हैं। विषुवत व्रत से जब हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम विषुवत व्रत यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो हमें वर्षा की मात्रा कम होती हुई दिखाई देगी। यानी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? विषुवत व्रत के इलाके पर। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। याद रखना, विश्व के जो तटीय इलाके ना, समुद्र तट के इलाके में, वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी। किसकी तुलना में? वो जो महाद्वीपों के भीतरी हिस्सा है उसकी तुलना में। आगे है, विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों पर वर्षा ज़्यादा होगी। विश्व का जो स्थलीय भाग है ना, जमीन वाला भाग, वहाँ उसकी अपेक्षा महासागरों पर क्या होगी? ज़्यादा बारिश होगी। महासागरों में ज़्यादा बारिश, महाद्वीपों में कम बारिश, ये कह रहा है। फोर्थ, विषुवत व्रत से यदि हम 35 डिग्री और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों में जाएं तो पूर्वी तटों पर हमें ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, पश्चिमी तटों पर कम देखने को मिलती है। पूर्वी तटों पर ज़्यादा बारिश, पश्चिमी तटों पर कम बारिश। कहाँ पर? 35 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में। और यदि हम 45 डिग्री और 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में देखें तो वहाँ पछुआ पवनें बहती हैं। पछुआ पवनें 45 और 65 डिग्री के बीच में बहती हैं और ये जो पछुआ पवनें होती हैं ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ज़्यादा बारिश करती है और पूर्वी किनारों की ओर बारिश कम होती है। ध्यान देना, हमेशा पूर्वी तटों पर बारिश ज़्यादा नहीं होती। अभी हमने 4th पॉइंट पढ़ा था कि पूर्वी तटों पर ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन शर्त क्या है कि 35 और 40 डिग्री अक्षांशों के बीच ऐसा होगा। और जबकि हम 45 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच जाएं तो पूर्वी तटों पर बारिश कम होगी, पश्चिमी तटों पर बारिश ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ से पछुआ पवन जा रही है और पवनें आएंगी तो फिर क्या करेंगे? बादल बनेंगे, फिर बारिश होगी। ये संघनन क्या है? ये सब चीज़ें संघनन हेतु आवश्यक दशाएं हमसे पूछी जा रही हैं और ये मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे। संघनन के बारे में पहले ही पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है और इसकी दशाएं क्या हैं? वायु का आयतन हमेशा फिक्स रहना चाहिए और तापमान जो है वो औशांक तक गिर जाना चाहिए। औशांक अभी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, वायु का आयतन और तापमान दोनों कम होने चाहिए, दोनों कम होने चाहिए। टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, आयतन भी कम होना चाहिए। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल प्रविष्ट हो जाए, इवेपोरेशन के द्वारा। इवेपोरेशन क्या होता है? जल का गैस में बदलना। और चौथा है, हवा के तापमान में कमी संघनन की प्रमुख दशा है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, जब तक टेम्परेचर में कमी नहीं होगी संघनन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा। अच्छा, एक प्रश्न हमने पीछे छोड़ रखा था ताकि ये आगे वाली चीज़ें पहले समझ लें। हर एक प्रश्न को समझना जरूरी है बच्चों, वो अलग बात है क्या क्या चीज़ आपको समझ में आएगी, लेकिन ओवरऑल सब समझ लोगे तो मेरे ख्याल से सब कुछ प्रश्न कर लोगे आप। ये है जो प्रश्न मैंने छोड़ रखा था क्योंकि आगे चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब इस वाले प्रश्न को तुम समझ लोगे। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व के मुख्य वर्षण प्रवृत्ति की पहचान की जाती है। इस कथन का परिरक्षण करना है। तो अगर हम वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा देख लेंगे ना, मतलब एक साल में कितनी वर्षा हो रही है, तो हम विश्व की मुख्य वर्षण की जो प्रवृत्ति है ना, टेंडेंसी है, उसकी पहचान कर सकते हैं। तो 2-3 लाइन में इसको समझने की कोशिश करिए। जो विषुवतीय पट्टी है ना 0 डिग्री वाली, वो शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर अधिक वर्षा होती है। ये देखिए, हमने अभी पढ़ लिया ना, तो पढ़ लिया तो ये सब लाइनें समझ में आएंगी हमें। पश्चिमी तटीय किनारों के पास बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। विषुवत पट्टी पर क्या होती है? बारिश ज़्यादा होती है। ये अभी हमने पढ़ा था बच्चों, अभी पढ़ा है। शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटों के किनारों पर बारिश ज़्यादा होती है, कारण भी हमने बताया था क्यों ज़्यादा होती है। और विषुवतीय पट्टी पर भी ज़्यादा बारिश होती है।
0 डिग्री वाले इलाके पर। हमने पढ़ा था कि विषुवत पट्टी से जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो बारिश क्या होती, कम होती जाती है, क्योंकि विषुवतीय पट्टी पर क्या होता है, हवा जो होती है ऊपर को उड़ती है ना, वो अभिवहन वाली स्थिति, संवहनी धाराएं बनती हैं। क्या संवहनी धाराएं बनती है, बारिश होती है, दिन में एक बार जरूर बारिश हो जाती है जी। मानसून वर्ष वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है। मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, और कितनी होती है, प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक बढ़िया एमसीक्यू बन सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है वाला। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि महासागरीय तटों के आसपास वर्षा ज़्यादा होती है, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा कम होती है। मध्यम होती कह रहा है, न ज़्यादा कम न ज़्यादा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। लो जी, बता दिया। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग और शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी और भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा कितनी होती है ये बताया। यहाँ थोड़ा सा वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर के अनुसार बताई गई है। उष्ण कटिबंधीय के जो केंद्रीय भाग है ना, उष्ण कटिबंधीय किसे कहते हैं, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के इलाके को, तथा शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी और भीतरी भागों की में वर्षा की मात्रा कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ये आप थोड़ा सा रट्टा मार लेना, सेंटीमीटर याद करना होता है। महाद्वीपों के भीतरी भाग के वो इलाके जहाँ पर बारिश नहीं होती, जहाँ बारिश नहीं होती, उसको कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने वाला भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट था, वो आपको याद करना होगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले चैप्टर की ओर, विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन। और कई बच्चों के लिए ये चैप्टर टेढ़ी खीर के समान होती है। आइए समझते हैं क्या क्या है इसमें। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण वाला टॉपिक है ये, ठीक है।